चलिए बच्चों, तो आज स्टार्ट करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक। तो आज कोशिश करते हैं कि आपका डी ब्लॉक के जितने भी डाटाबेस क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे कंप्लीटली आप लोग क्या कर दें, पैक कर दें। देखो, डी एंड एफ ब्लॉक में सबसे पहले पीछे पीछे रिस्पॉन्ड करोगे, जैसे मैं आपसे बोलूँगा तो पीछे रिस्पॉन्ड करना, तो साथ साथ में गुनगुनाते रहे, उससे आप जुड़े रहोगे मेरे साथ। क्योंकि मैं ही अगर थ्योरेटिकल पूरा पोर्शन बोलता रहा तो मेरे को तो आता ही है, मेरे को दोबारा रिवीजन हो जाएगा, बट आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। सबसे पहले डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक मैंने लिखा है कि जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी सबशेल या डी ऑर्बिटल। जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर होता है, डी सबशेल या डी ऑर्बिटल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डी और डी ब्लॉक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप चेक करोगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो कैसे वेरी करती है। क्योंकि जब भी अपन डी की बात करते हैं ना, तो वो मेन शेल से एक छोटा होता है पीरियोडिक टेबल में। एग्जाम्पल के तौर पे डी ब्लॉक की जो शुरुआत होती है वो फोर्थ पीरियड से होती है। कहाँ से होती है, फोर्थ पीरियड से होती है। तो फोर्थ पीरियड से जो पिछला शेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। क्या बोलते हैं, तो वो वाला जो शेल होता है वो डी का होता है। तो मतलब डी की कभी भी मेन शेल की एंट्री नहीं होती, ये बात का ध्यान रखना। तभी मैं लिखता हूँ n-1, मतलब आउटर शेल आ चुका होगा एस वाला, उससे पिछला वाला डी होता है। तो ये आप क्लासिफिकेशन ऑफ पेरियोडिसिटी में भी पढ़ चुके हो, जर्नल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। साथ में रिकॉल करो, मेरे को याद हो चुकी है जर्नल कॉन्फ़िगरेशन n-1 डी 1 to 10 ns 0 से 2। ये जीरो किसके लिए होता है, आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे किस कॉन्फ़िगरेशन में जीरो वैलिड रहता है। रिपीट करें, जर्नल कॉन्फ़िगरेशन क्या है डी ब्लॉक की, n-1 डी 1 to 10 ns 0 to 2। करेक्ट, डन। शॉर्ट में आपको लगता है, ये पीडीएफ तो मैं शेयर कर ही दूंगा, बट आपको थोड़ा थोड़ा पॉइंट अगर आपको लगता है लिखने चाहिए आप लिख सकते हो, कि फिर जुड़े रहोगे आप लोग। ये वाला पार्ट मैं आपको फिर रिकॉल कराना चाहता हूँ, पीरियोडिसिटी का पार्ट है, बट इसमें एक आधा क्वेश्चन, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी नहीं आती तो आप इसका पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। मेरी पहली वाली बात को दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये देखो, ये कौन सा पीरियड है, फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड में किसकी एंट्री होती है, 3D की एंट्री होती है। एक छोटे शेल में डी एंटर मारता है, तभी बोलते हैं, इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं 3D ट्रांजिशन सीरीज। तो पहला क्वेश्चन एमसीक्यू अप्रोच में क्या आता है, जो 3D ट्रांजिशन सीरीज है, क्या है, 3D ट्रांजिशन जो सीरीज, जो आपके पास फोर्थ पीरियड है। दोबारा बोलो, कौन सा पीरियड है, फोर्थ पीरियड है। फोर्थ पीरियड से पिछले वाला शेल बोलो कौन सा होगा, 3D का होगा, जिसकी वजह से इसका नाम क्या रखा गया, 3D ट्रांजिशन सीरीज। अगर मैं बात करूंगा फिफ्थ पीरियड, क्या बात करूंगा, तो फिफ्थ पीरियड में कौन सा डी आएगा, 4D। सिक्स पीरियड में कौन सा डी आएगा, 5B। सेवंथ पीरियड में कौन सा डी आएगा। तो पहला क्वेश्चन तो एमसीक्यू अप्रोच में सीधा ही लग जाता है कि भाई जो मेन शेल होता है उससे जो एक छोटा है वो डी ट्रांजिशन सीरीज की बात करेगा। तो एक पॉइंट आपका मैं कवर कर गया। ज्यादा तंग नहीं होना, जो 3D ट्रांजिशन सीरीज है, आप पहला वाला नंबर बस याद रख लो, कौन से वाला, 21 से लेके 30 तक, ये नंबर याद रख लो। 21 से लेके 30 तक जितने भी एलिमेंट है वो डी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। उसके बाद हम मैजिक नंबर का सहारा लेंगे। कौन से नंबर का, मैजिक नंबर का हम लोग सहारा लेंगे। तो चेक करें, अगर मैं मैजिक नंबर देखूं तो इसमें इसके ऊपर मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये आपका है थर्ड ग्रुप और ये है हमारे पास ग्रुप 12। एक थर्ड ग्रुप है और एक क्या आपके पास ग्रुप 12 है। इसके जो मैजिक नंबर होते हैं वो 18, 18, 32 होते हैं। दोबारा बोलो, क्या होते हैं, 18, 18, 32। आफ्टर दैट, क्योंकि 57 के बाद किसकी एंट्री होती है, क्या लिखा मैंने, एफ ब्लॉक की एंट्री होती है। और 89 के बाद भी किसकी एंट्री होनी शुरू हो जाती है, एफ ब्लॉक की एंट्री होना शुरू हो जाता है, कि जिसको अपन ने नीचे लिखा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स। ये एलिमेंट इसके अंदर से आए हुए हैं एफ ब्लॉक वाले, तभी एफ ब्लॉक को हम बोलते हैं ट्रांजिशन के अंदर वाले एलिमेंट, तभी उनका नाम क्या पड़ गया, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बात समझ आ रहा है। अब
यहाँ पे थर्ड है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप फोर्थ की बात करोगे, फोर्थ ग्रुप की बात करोगे, क्योंकि इसमें एफ ब्लॉक आ गया, तो इसका जो मैजिक नंबर है फोर्थ से लेके 12th तक, 12th ग्रुप तक, तो ये मैजिक नंबर 18 18 32 की बजाय 18 32 32 आ चुका था, 4 से 12 ऑनवर्ड्स। सर थर्ड के बाद मैजिक नंबर चेंज क्यों हुआ? पहले मेरे साथ बोलो, थर्ड ग्रुप का मैजिक नंबर बोलो क्या है, मेरे साथ रिस्पॉन्ड करो, क्या है नंबर? 18 18 32। थर्ड के जस्ट 57 के बाद किसकी एंट्री होगी? लेंथेनॉइड की। किसकी एंट्री होगी? लेंथेनॉइड की। 89 के बाद जस्ट किसकी एंट्री होगी? एक्टिनॉइड की। तो फिर फोर्थ ग्रुप, कौन सा ग्रुप? फोर्थ ग्रुप, जो भी आएगा उसका मैजिक नंबर मैं क्या काउंट करूंगा? बोलो 18 32 32। मतलब मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे को पहले वाला मेंबर याद होना चाहिए, उसके बाद मैं उसमें 18 ऐड कर दूंगा, अगला वाला मेंबर आ जाएगा, 32 ऐड कर दूंगा, अगला वाला मेंबर आ जाएगा, 32 ऐड कर दूंगा तो अगला वाला मेंबर जनरेट हो जाएगा, जैसे मैंने करके दिखाया। जैसे 30 है तो 30 में 18 ऐड करा, अगला वाला एलिमेंट आ गया, कौन सा वाला आ गया? 48 में 32 ऐड किया, कौन सा वाला आ गया? 80, उसमें 32 ऐड कर दिया, कौन सा वाला आ गया? 112। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं डी ब्लॉक का पूरा पिक्चर आपको बनवा गया। आप कोई भी एलिमेंट एटॉमिक नंबर आप खुद ब खुद लिख पाओगे। 21 से 30, 21 वाले में 18 18 32 ऐड करो, 22 वाले में 18 32 32 ऐड करना चालू करो, आपके पास नीचे वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जनरेट होना शुरू हो जाएगा। गॉट इट? मिक को नहीं लगा अभी तक कोई भी प्रॉब्लम है किसी को भी? क्लियर हो गया? उसके बाद इसको याद करने का तरीका, कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए। 3D ट्रांजिशन सीरीज के ऊपर मेन क्वेश्चन खड़ा है, बाकी चीजें थोड़े थोड़े पॉइंट्स रहते हैं, बट 3D ट्रांजिशन सीरीज के ऊपर मेन क्वेश्चन खड़ा है। इसको पहले तो आपको एलिमेंट जुबान पे होने चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं मेरे को आता नहीं है, नहीं आता, एटॉमिक नंबर नहीं पता। आपका एक तो कोऑर्डिनेशन के VBT सारे गलत हो जाएंगे अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं मालूम है, तो एटॉमिक नंबर पकड़ के चलो। पहले तो एलिमेंट के नाम रिकॉल करो। स्कैंडियम, पीछे रिस्पॉन्ड करो, क्या है? टाइटेनियम, फिर वैनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैग्नीज, फिर आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकल, फिर कॉपर, फिर जिंक। और इसको फिर हम लोगों ने याद करा, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन फॉर क्रिकेट ने कप जीता। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन फॉर क्रिकेट ने कप जीता। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा नोबल गैस, जो कि आर्गन है। कौन सी नोबल गैस है यहाँ पे? आर्गन। आर्गन का नंबर आपको याद रखना है, 18 होता है। जब भी 3D की आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, आर्गन लिखने के बाद आपके पास दो ही ऑर्बिटल्स यूज करते हो, सबशेल यूज करते हो, 4s एंड 3d। कौन सा वाला यूज करते हो? 4s एंड 3d। तो आर्गन 18 हो गया, 4s2 20 हो गया। 20 तो लिखा जाना ही है, इसका तो कोई ऑप्शन है ही नहीं है, क्योंकि नंबर 21 ऑनवर्ड्स है, 21 ऑनवर्ड्स है। तो 20 लिखने के बाद डी में एंट्री ले, तो 4s2, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3d1। ये आप खुद लिख सकते हो। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3d2 3d3। मार्क करे हुए एलिमेंट यू नो वेरी वेल, एक क्रोमियम होता है और एक कौन होता है? कॉपर होता है, वो भी मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट, क्रोमियम में आप बच्चों को, आप पता नहीं क्यों परेशान हो जाते हो, मैंने आपको बोला आप नंबर तो रिटेन कर लो। 24वां नंबर है, क्रोमियम का है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। एक्सेप्शनल शब्द को आज के बाद आपने ये बोलना है कि सर S का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है D में, दैट्स इट। एक्सेप्शनल शब्द को आज से क्या बोलना है? S का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है D में। एग्जाम्पल के तौर पे क्रोमियम था, तो हमने क्या करा, वैसे होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था 4s2 3d4, बट मैंने बोला एक्सेप्शनल है, क्या हो गया? 4s1 और 3d5। कुछ भी नहीं करा मैंने तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दिया। सर ये क्यों होता है? आपको मालूम ही है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए। तो आप बोलते हो सर सारे ही करा दो, बट सभी में पॉसिबल नहीं होता, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा को वेरीफाई करने के लिए होता है। तो जो है पहले वो तो पकड़ लो। तो क्रोमियम वाला कॉन्फ़िगरेशन ओके हो गया, 4s1 3d5। उसके बाद अगर आप चेक करोगे तो कॉपर का केस आएगा। कौन सा केस आएगा?
कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन अभी आप लिख सकते हो, मैंने आइडिया दे दिया। कॉपर में भी सेम प्रॉब्लम, 4s2 3d9 होना चाहिए था, बट उसको फुली फिल्ड बनाने के लिए s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा दिया। तो कॉन्फ़िगरेशन आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो चुका है। उसके बाद आपके पास 4d ट्रांजिशन सीरीज आ जाती है। 4d ट्रांजिशन सीरीज थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, जैसे इसके नाम आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। वैसे तो मैं जो मेन क्वेश्चन है उसके ऊपर हिट करूंगा, जो रिटेनिंग आने ही आने हैं। जैसे पहले तो Y का मतलब यट्रबियम होता है, जर्कोनियम होता है, Nb, MO, मोलिबडेनम रहता है, टेक्नीशियम रहता है, रुथेनियम, रोडियम। रोडियम आपने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में पढ़ा है, विल्किंसन कैटालिस्ट में यूज़ होगा, क्योंकि पहले कोऑर्डिनेशन अगर पढ़ा है तो ये पढ़ने का थोड़ा मज़ा आता है। एनसीईआरटी में उल्टा दे रखा है, ये पहले दे रखा है फिर बाद में कोऑर्डिनेशन, बट पहले कोऑर्डिनेशन होना चाहिए फिर इसको पकड़ा जाता है अच्छे ढंग से। ये क्या है? पीडी। पीडी का मतलब क्या था? पैलेडिनियम, सिल्वर, और ये क्या था? कैडमियम। आप पहले इसको यहाँ तक अगर रिटेन करना चाहते हो तो वैसे एक थोड़ा आइडिया ले लो। क्या लिखा है मैंने? यार ज़रा नंबर मिला तो रुक। क्या बोला उसने? रहने दे। यार ज़रा नंबर मिला तो रुक, रहने दे। मैंने आपको बोला आपको रिटेन रह रहा है, बहुत बढ़िया है। नहीं रह रहा है तो मैंने आपको जो क्वेश्चन डाटा से निकल रहे हैं, जैसे मेरे को ये मॉलिबडेनम के ऊपर नज़र है तो मैं इसके बेस के ऊपर आपको क्वेश्चन निकलवा दूंगा। क्या है ये वाले साइड वाले जो 3 एलिमेंट है इसको मैं वर्टिकली में ही आपको रिटेन करवाने वाला हूँ, तो उसका टेंशन ना लीजिए। क्लियर है? अब इसमें मेरा मेन कंसर्न क्या था? मेरा मेन कंसर्न था कि आपका ये जो 4D ट्रांजिशन सीरीज है इसके अंदर एलिमेंट जो ये लिखे हैं मैंने, रिटेन करो डाटा 41 to 47। दोबारा बोलो क्या? 41 to 47। ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन वाला है। 46 के ऊपर मैंने देखो बॉक्स बना दिया, मैं कहा ये थोड़ा हटके और हटके है। मतलब 41 से 47 में एक्साइटेशन एक इलेक्ट्रॉन की हो रही है। मेरे साथ बोलो, 41 से 47 में एक्साइटेशन एक इलेक्ट्रॉन की हो रही है, और 46 में एक्साइटेशन कितने इलेक्ट्रॉन की होती है? 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। पकड़ के चलना। वो कौन सा पूरे प्रोडक्ट टेबल में वो कौन सा नंबर है जिसमें एक्साइटेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन की होती है? तो उसका आंसर क्या दोगे आप लोग? क्या आंसर दोगे? 46। क्या आंसर? दोबारा बोलो, 41 to 47। ध्यान से सुनना, 41 to 47 क्या है? एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। सर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन का वर्ड आपने क्या बताया आज? एक्साइटेशन ऑफ s का एक इलेक्ट्रॉन किस में डाल दो? d में। 46 एक ऐसा नंबर है जिसमें एक्साइटेशन कितने इलेक्ट्रॉन की होती है? 2। और ये नंबर भाई साहब इसका होता है pd का। किसका होता है? pd का। किसका होता है? pd का। आप बोलोगे सर कॉन्फ़िगरेशन मैं कैसे लिखूं? मैंने आपको कुछ नहीं बोला, मैंने कहा आपको 21 से 30 तक की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है? आपने बोला यस सर आती है। 4s होता था, 3d होता था। दोबारा बोलो, क्या होता था? और 3d होता था। जब इसके अगले वाले पीरियड की बात करोगे तो 4 वाला क्या बन जाएगा? 5। और 3d वाला क्या बन जाएगा? 4d। आप नॉर्मल तरीके से लिख दो, जैसे आप नॉर्मल तरीके से लिख रहे हो वो आप लिख देना। 41 से 47 उसने बोला एक्साइटेशन है, तो मैंने देखो क्या करा है, इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करा के किस में डाल रखा है? मैंने d में डाल रखा है। चाहे वो स्टेबल हो भी रहा है, चाहे वो स्टेबल नहीं भी हो रहा है। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों की जो गलत फहमी है वो मैं सेट कर देता हूँ। आप लोगों को प्यारे बच्चों सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली ये निकलवाया जाता है, ये निकाला जाता है, इससे अनपेड इलेक्ट्रॉन वेरीफाई किए जाते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड की जाती है। हम पढ़ते उल्टा है, हम पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, फिर हम ये थ्योरेटिकली निकालते हैं। बट ये बच्चों पहले क्या निकलता है? एक्सपेरिमेंटली। क्या निकलता है? एक्सपेरिमेंटली। फिर इससे क्या निकाले जाते हैं? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सेट करते हैं। तो जिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके अकॉर्डिंग नहीं जलती है तो उसके लिए एक्सेप्शनल रूल का मतलब एक्साइटेशन डाटा कराया जाता है, और कुछ नहीं है। क्लियर हो गया? अभी के लिए हम इतना ही पकड़ते हैं। अब देखो मैंने पहले बोला 46 pd है। क्या है? अब मैं बच्चों को एक क्वेश्चन दे देता हूँ, 5s0 4d10। मैं बच्चों को एक कॉन्फ़िगरेशन दे देता हूँ, 5s0 4d10। मैं बोलता हूँ इसका पीरियड कौन सा है, तो बच्चा कहता है 5 में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इसका पीरियड ही नहीं होगा। मैंने तो आपको सीधी सीधी पहली भाषा बोल दी, 4d का जन्म तभी होगा जब 5th शेल चालू हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका पीरियड कौन सा होगा? 5th वाला। आपको एस गिवन हो ना गिवन हो, आप 4d से भी जज कर सकते हो पीरियड कौन सा है। अगर मैं आपको 6d दे दूं, क्या दे दूं? 6d, आउटर में 6d लिख दूं,
और पीछे 5s 6d क्या मतलब 7s आएगा, तो इसका पीरियड कौन सा आएगा, 7th पीरियड। तो ये ध्यान में रखना आप लोगों ने। चलिए, तो अभी तक मैंने आपको डाटा क्या रिटेन कराया, 24 29, दोबारा बोलो क्या, 24 29 एक्सेप्शनल, 41 to 47 एक्सेप्शनल, 46 थोड़ा हटके, 46 थोड़ा हटके। 46 का नाम बोलो क्या है, पैलेडियम। कितने इलेक्ट्रॉन एक्साइड होते हैं, करेक्ट। 5d में सीरीज में उसने देखो, हाँ जी कर देता हूँ, मैंने 41 to 47 बोला, इसमें 43 भी आएगा, ठीक है, ये ऐड ऑन कर लेना अपनी बुक पे, 43 भी रहेगा, डन। चलिए, क्योंकि इसके ऊपर वाला पोर्शन जो मैं लिख रहा हूँ वो NO8 सेव नहीं होगा, तो आप ये पॉइंट हाईलाइट कर लेना, ये वाला, ठीक है। चलिए, डन है जी। अब चैप्टर पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कौन सी सीरीज है, बोलो मेरे साथ, 5D ट्रांजिशन सीरीज। बस इसमें इसको ऐसे याद करते हैं, ला हफ्ता वो रोई, दोबारा बोलो क्या बोलते हैं, ला हफ्ता वो रोई। इसको मैंने तीनों को अलग सेट ग्रुप बना के याद कर रखा है। इसमें भी मैं आपको फिर बता देता हूँ, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन बस पकड़ लो, ये 2 की होती है। क्या लिखा मैंने, बोलो, प्लैटिनम एंड गोल्ड, प्लैटिनम एंड गोल्ड। इसका तो मैं नंबर भी याद कराता हूँ। प्लैटिनम का नंबर बोलो क्या होता है, 78। गोल्ड का बोलो, 79। एक बार और बोलो, प्लैटिनम का 78, गोल्ड का 79। तो इनमें भी एक्साइटेशन 1 इलेक्ट्रॉन की होती है, दैट्स इट। चलिए, तो कहता है इन शॉर्ट, अगर आप अब देखो क्या लिखा है उसने, हाउ टू आइडेंटिफाई ग्रुप एंड पीरियड ऑफ कौन सा ब्लॉक, पीरियड के लिए क्या चेक करना होता है, बोलो, जो शेल नंबर बड़ा होता है वही उसका क्या होता है, पीरियड होता है। अगर 4th पीरियड है तो डी कौन सा होगा, 5th है तो 6th है तो 7th है तो, आपको आइडिया हो गया। ग्रुप के लिए आपको दोनों के इलेक्ट्रॉन NS और N-1D के इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर शेल S, उसके पिछले वाला D, दोनों के इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है कलेक्टिवली। जैसे जनरल सी कॉन्फ़िगरेशन दे गया मैं आपके सामने, ग्रुप N क्या निकालो, तो क्या लिखा मैंने, 4s2 3d10। मैंने बोला हाईएस्ट शेल कौन सा नजर आ रहा है आपको, सबसे बड़ा नंबर 4, पीरियड कौन सा हो गया, 4। ग्रुप निकालने के लिए डी के इलेक्ट्रॉन और एस के इलेक्ट्रॉन को कलेक्टिवली क्या कर दो, ऐड, तो 10 + 2 कितना होगा, 12। तो इसका ग्रुप क्या हो गया, 12। बात समझ आया, बहुत इजी चैप्टर, बट बिल्कुल आराम से पूछ क्या रहे, क्या बोलना है उतना ही बोलो जितना पूछ रहा है। अब इसकी एनसीईआरटी पढ़ के दिखा दो, मान जाऊंगा मैं आप लोगों को। 3 पेज नहीं आपसे पढ़े जाएंगे सिर्फ इस चैप्टर के लिए। ट्राई करना चाहते हो ट्राई कर लेना। इतनी हैवी लैंग्वेज लिख रहा है, डाटाबेस इतना हैवी बना गया कि आपको पढ़ने का नहीं मन करेगा। आप एक्सपेरिमेंट कर लेना, मेरे को रिव्यू दे देना क्या है। अब देखो अगला क्वेश्चन, जानबूझ के मैं बच्चों को, मैंने आपको पहले बोला था, मैं जानबूझ के ये लिख देता हूँ क्रिप्टन 4d10। बच्चा सिली मिस्टेक, एरर। मैं बच्चा वाइवा आता है, बच्चे को बोलता मैं जानबूझ के ये दे देता हूँ। मैं कहा पुੱਤ बता इसका पीरियड क्या है। कहता सर मैनू तो 4 ही सब तो बड़ा दिख रहा है। मैं कहा तू तो गया। मैं पूछा इसका पीरियड कौन सा आना, उसने आंसर क्या दिया, उसने कहा सबसे बड़ा शेल कौन है, 4। बट मैंने आपको बता दिया ये कुछ एक्सेप्शनल केस होगा, जब भी 4 की एंट्री होती है तो इसका मतलब इससे ऊपर एक शेल, जब भी D की एंट्री 4D है तो मेन पीरियड कौन सा होगा, 5th। इसका मतलब आपको एग्जैक्ट या तो ऐसा लिखा आता या 5s0 करके लिखा आता, बट आप सीधे ही पकड़ लेना है भाई 4D है तो इसका मतलब इसका पीरियड 5th ही है। और ग्रुप निकालने के लिए D10 है तो कौन सा हो जाएगा, S में तो 0 है तो 0 + 10 कितना हो गया, 10, तो ग्रुप 10 आ गया। बात समझ पा रहे हो। चलिए आयन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पीरियोडिक टेबल में कभी भी आयंस इधर उधर नहीं रखे जाते हैं, हम एलिमेंट को रखते हैं। किसको रखते हैं,
तो कई बार मजाक करने की कोशिश करी जाती है, X2+ उसकी कॉन्फ़िगरेशन दे गया। कई बच्चे ये भी बड़ी गलती करते हैं, पहले नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन रखा करो फिर इलेक्ट्रॉन निकाला करो, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से निकलते हैं? हायर शेल से निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से निकलते हैं? हायर शेल से निकलते हैं। तो इसका मतलब जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो ये 4s क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आप पहले न्यूट्रल एलिमेंट लिख लिया करो। कौन सा एलिमेंट लिख लिया करो? न्यूट्रल एलिमेंट। जैसे बोलोगा कॉपर 2+, वैसे तो इसकी कोई लोकेशन होती नहीं पीरियोडिक टेबल में। किसकी लोकेशन होती है? कॉपर की होती है। तो मेरा मेन है, आप पहले न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन उसकी लिखो, फिर उसका ग्रुप और पीरियड आइडेंटिफाई करो, बिकॉज आयंस का कोई भी ग्रुप और पीरियड नहीं होता है। चलिए ध्यान से देखना, कौन से एलिमेंट की बात करेंगे अभी आप? मैंने आपको पहले बताया ट्रांजिशन एलिमेंट तभी समझ आएगा जब आपको कोऑर्डिनेशन अच्छे से पढ़ रखा है। कोऑर्डिनेशन में क्या होता था? CFT क्या बताती थी? d ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होती थी, लिगेंड आते थे, d ऑर्बिटल क्या हो जाते थे? जब स्प्लिट हो जाते हैं तो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है या ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन? इसको कौन सा शब्द बोलते हैं? ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन होने की वजह से ये सब कुछ किस में होता है? विजिबल स्पेक्ट्रा में होता है, जिसकी वजह से हमें कोई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दिखाई देता है? कलर दिखाई देता है। तो कंडीशन चेक कर लो क्या बोल रहा है। एलिमेंट्स आर सेड टू बी ट्रांजिशन एलिमेंट इफ दे हैव एटलीस्ट 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द d ऑर्बिटल, या बुक में लिखा होगा पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल। क्या लिखा होगा? पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल। इन ग्राउंड स्टेट, ये शब्द का ध्यान रखना, इन कौन सी स्टेट? ग्राउंड स्टेट। और इन इट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों में ग्राउंड स्टेट अलोंग विद कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में d में 1 से लेके 9 तक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। मतलब आप ग्राउंड स्टेट अकेली चेक नहीं करोगे, उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेक करोगे। तो नीचे मैंने देखो क्या लिखा है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको मालूम होना चाहिए जिंक के ऊपर चार्ज बोलो क्या लिखा है मैंने? Fe के ऊपर 2 होता है, कौन कौन सा? +2 +3। निकल के ऊपर +2, सिल्वर के ऊपर दोनों होते हैं +1 +2, गोल्ड के ऊपर 2 होते हैं, एक +3 और एक क्या होता है? अगर आप इसकी ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट पे D में किसी तरह से 1 से 9 तक का इलेक्ट्रॉन ले आओगे तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे नीचे देखो मैंने लिखा हुआ है, नोट D0N आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। रीज़न क्योंकि ये ऑलरेडी पैक्ड है और ये ज़्यादातर इसके सॉल्ट क्या होंगे? वाइट, और क्या होंगे? कलरलेस। ध्यान से समझना। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है मैंने, Why zinc is not said to be transition element? Not said to be transition, क्योंकि जिंक की कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्या लिखी? 4s2। पीछे रिस्पॉन्ड करना चालू करो अब। 4s2। तो जिंक की कॉमन ऑक्सीडेशन ये तो होगी ग्राउंड स्टेट। क्या होगी? ग्राउंड स्टेट में कितना आ रहा है बोलो? 3d10। कितना आ रहा है? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक की कौन सी होती है? +2। तो +2 2 इलेक्ट्रॉन d से निकालने हैं, s से निकालने हैं, तो ये कितना बन जाएगा? 4s0। तब भी क्या बचा? 3d10। तो d1 d9 बना? अगर नहीं बना इसका मतलब वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो सेम आपको एक्सप्लेन कर गया मैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कॉपर हैज फुली फिल्ड 3d10 कॉन्फ़िगरेशन वाई एक्सेप्शनल। जो आप पढ़ते हो कॉपर का नंबर बोलो कितना होता है? 29। कितना होता है? वाई इट इज कॉल्ड, क्या बोला मैंने? तो कॉपर होता क्या है? आर्गन 4s1 3d10। कॉपर +1 देख लो तो 4s0 हो गया। सारी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में चेक करना है, 1 में नहीं आ रहा। जब +2 करा, क्या करा? आप चेक करो 4s0 और साथ में देखो क्या बन गया। अब देखो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में ये पार्शियली फिल्ड D हो गया। दोबारा बोलो, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में ये क्या हो गया? पार्शियली D। पार्शियली का मतलब पूरा ना भरा होता है, ना भरा होना। तो D1 से D9 सिस्टम अटेन हो गया। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा बोलो? ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर मैंने देखो याद करा दिया। ग्रुप 12 को याद करने का वे है जमाना कदरदान होगा। दोबारा बोलो, क्या होगा? जमाना कदरदान होगा। इसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं? बट इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम नहीं देते हैं। सर क्यों नहीं देते? क्योंकि इनके अंदर पार्शियली डी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इसलिए इनके सॉल्ट वाइट है या कलरलेस है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नेम द वन ट्रांजिशन एलिमेंट। आपने गलत करना है, ध्यान से समझना। नेम द वन ट्रांजिशन एलिमेंट विच हैज फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चा इसका आंसर जिंक लिखता है। जिंक तो ट्रांजिशन है ही नहीं है।
इसका राइट आंसर क्या आएगा? स्कैंडियम। स्कैंडियम के ऊपर चार्ज याद करो कितना होता है? +3 होता है। कितना होता है? +3 होता है। अगला पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझना, हेडिंग देखो क्या लिखा मैंने, व्हाट इज दिस? एटॉमिक रेडियाई ऑफ, क्या लिखा है? डी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है, देखो इसी में मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं। जब भी डी में एंट्री होती है, D1, D2, D3, D4, D5, इसमें दो फैक्ट काउंटर अटैक कर रहे होते हैं। पहला जेड इफेक्टिव, दूसरा शील्डिंग इफेक्ट। ये दूसरे के इन्वर्सली होते हैं। बोलो जेड इफेक्टिव एंड शील्डिंग इफेक्ट। जिसका शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया उसका जेड इफेक्टिव कम हो जाता है, जिसका जेड इफेक्टिव बढ़ गया उसका शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है। पैट क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना है। 3D आपने कभी एस ब्लॉक में ऐसा नहीं देखा, कभी पी ब्लॉक में ऐसा नहीं देखा। या तो बढ़ता है या तो घटता है। इसमें तीनों चीजें आ रही हैं, घटता है, बराबर होता है, बढ़ता है। बोलो डी ब्लॉक में क्या क्या चीजें आ रही हैं? घटता है, बराबर होता है, बढ़ता है। अगर ये शब्द आप बोलोगे तो आप रिटेन कर पाओगे, नहीं तो आप साफ हो जाओगे इससे। देखो मैंने क्या बोला, पीछे रिस्पॉन्ड करो। एटॉमिक साइज फर्स्ट डिक्रीजेस अप टू क्रोमियम। क्रोमियम तक साइज ऑलमोस्ट क्या होता है? कम होता है। अब आप खुद सोचो कम क्यों होता है? कम, जब भी मैं कम बोलूं आपने आंसर रिपोर्ट करना है, जेड इफेक्टिव बढ़ा दो, क्योंकि D1, D2, D3, D4, D5 जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। फिर उसके बाद हो गया क्रोमियम के बाद उसने बोला एंड देन बिकम, क्या हो गया? अप टू कोबाल्ट। मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट में मतलब साइज में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता, ऑलमोस्ट क्या होना शुरू हो जाता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जेड इफेक्टिव और शील्डिंग इफेक्ट एक दूसरे के बराबर हो चुके हैं। दोबारा बोलो, जेड इफेक्टिव एक दूसरे के क्या हो चुके हैं? बराबर हो चुके हैं। आफ्टर दैट, यहां से क्वेश्चन आता है, आफ्टर दैट एटॉमिक रेडियस क्या हो गया? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने का पीछे मतलब क्या है? कौन बढ़ रहा होगा? शील्डिंग इफेक्ट। बोलो, पहले साइज क्या हुआ? घटा, फिर क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ, फिर क्या हुआ? बढ़ा। पहले जेड इफेक्टिव बढ़ा, फिर दोनों का जेड इफेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट बराबर हुआ, फिर कौन सा इफेक्ट बढ़ गया? शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट जब बढ़ता है तो साइज क्या होता है? बढ़ता है। अब आधे बच्चों को मालूम नहीं है शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का मारते हैं। दोबारा से, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, बात को सुनना। शील्डिंग इफेक्ट हर एक इलेक्ट्रॉन पे फील होता है। अगर मैं बोलूं जिंक में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा? 30th। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू अप्रोच में, अभी तक क्वेश्चन सीबीएसई में तो नहीं पूछा गया, कॉम्पिटिटिव में पूछा जा सकता, काफी बार पूछा गया है। जिंक में कितने इलेक्ट्रॉन शील्ड करते हैं? शील्ड का मतलब रिपेल करते हैं। तो हमने हमेशा एक इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है उसको छोड़कर, मतलब 30 है तो एक को छोड़ के बाकी कितने हो गया? 69। तो शील्डिंग इफेक्ट कितने इलेक्ट्रॉन की वजह से लग रहा, तो आप उसका जिंक में आंसर क्या होगा? 29। अगर मैं एमसीक्यू क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हेल्प कर देता हूँ, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो आपसे पूछूं हाइड्रोजन में शील्डिंग इफेक्ट लगता है, उसका आंसर क्या आएगा? 0, क्योंकि उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। एक ही इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कोई अपने कोई रिपेल नहीं कर सकता। तो ये ध्यान रखना। अब देखो क्या लिखा मैंने, स्कैंडियम टू क्रोमियम क्या लिखा मैंने? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा था? डोमिनेट हो रहा था, इसलिए साइज क्या हो रहा था? फिर उसके बाद बराबर हो गया। उसके बाद निकल कॉपर जिंक, ये ऑर्डर नहीं छोड़ना। कौन सा वाला? निकल कॉपर जिंक। आप बोलोगे साइज कम हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? निकल कॉपर जिंक है। बीच वाले एलिमेंट जो मैंने लिखे आयरन, मैग्नीज, कोबाल्ट, उनका साइज ऑलमोस्ट क्या रहता है? कांस्टेंट। बट इनका साइज क्या लिखा हुआ मैंने? बढ़ता है। क्या होता है? क्या लिखा मैंने? बढ़ गया। क्यों बढ़ा? रिपल्शन ड्यू टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोमिनेट ओवर क्या आ गया? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या आपको भाषा समझ आ गई? दोबारा से, पहले साइज क्या हुआ? घटा, फिर क्या हुआ? कांस्टेंट, फिर क्या हुआ? बड़ा। मेन क्वेश्चन यही आना है, निकल कॉपर जिंक में बड़ा कौन होता है? तो आंसर क्या आएगा? जिंक। ये पेट क्वेश्चन आता है, निकल कॉपर जिंक। ध्यान रखें। चलिए ओए होए, अगला पॉइंट आप सोच नहीं सकते हो कितना बढ़िया पॉइंट लिख दिया। हाँ जी,
पीछे चेक करो, एसी चल रहा है? दिवांग चेक करो। हाँ जी, चलिए कर दिया सही। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट खाने वाला क्वेश्चन है। लेंथेनम के बाद किसका कौन सी सीरीज आनी शुरू हो जाती है? बोलो। लेंथेनॉइड। दोबारा बोलो, कौन सी? मजा नहीं है, दोबारा बोलो। इसके बाद कौन सी सीरीज आ रही है? लेंथेनॉइड्स। इसके बाद कौन सी आती है? एक लाइन जिंदगी में याद रख लो, एफ ब्लॉक पुअर शील्डिंग इफेक्ट। बोलो कौन? मजा नहीं है, दोबारा बोलो। तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। पॉइंट टू बी, इस सीरीज में एफ ब्लॉक की एंट्री चालू होगी, शील्डिंग इफेक्ट क्या कर रही है? पुअर कर रही है। जेड इफेक्टिव क्या हो गया? ज्यादा हो गया। इसलिए वैसे तो 4D और 5D में साइज बड़ा किसका होना चाहिए था? 5D का, बट 5D के पीछे 4F आ बैठा है। 4F का शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है। इतना ज्यादा हो गया कि 5D का साइज 4D के बराबर कर गया। 5D सीरीज के जितने एलिमेंट है उनका साइज किसके बराबर कर गया? 4D के बराबर कर गया। जिसको ये पेट क्वेश्चन आपको आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बोलो क्या बोलते हैं? मजा नहीं आया, दोबारा बोलो, क्या बोलते हैं? आपने एक लाइन याद रखनी, 4D सीरीज 5D सीरीज के एलिमेंट का साइज ऑलमोस्ट क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। सर क्यों हो जाता है? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि 5D के पीछे बोलो 4F है। बोलो 5D के पीछे कौन है? 5D के पीछे कौन है? 4F का शील्डिंग इफेक्ट क्या है? जेड इफेक्टिव क्या हो गया? तो 5D का साइज किसके बराबर हो गया? इसमें क्वेश्चन आता है ये वाला, जर्कोनियम एंड हॉफनियम क्या रहता है? सेम एटॉमिक रेडी। देखो मैंने क्या लिखा है, एटॉमिक रेडी देख लो मैं क्या लिख गया। 4D का साइज 5D का साइज 4D के ऑलमोस्ट क्या है? और 3D से क्या है? बड़ा है। सिंपल सी बात है। 3D क्या होगा? 3D क्या होगा आपके पास? थर्ड शेल, फिर फोर्थ शेल, फिर कौन सा शेल? फिफ्थ शेल। वैसे तो बाय प्रैक्टिकल 5D बड़ा होना चाहिए, 5D 4D के बराबर होना नहीं चाहिए, बट 5D में 4F होने की वजह से, पूरी लाइन बोल लो, 5D में शील्डिंग इफेक्ट, जेड इफेक्टिव, इसलिए 5D का साइज 4D के ऑलमोस्ट बराबर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लो जी, अब आप खुद साथ में रिस्पॉन्ड करोगे। क्या लिखा मैंने? दोबारा बोलो, क्या लिखा है? क्या आपको मेल्टिंग पॉइंट का मतलब पता क्या होता है? सॉलिड से किस में जाना होता है? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि आप सिर्फ स्टेट चेंज कर रहे हो, आप इंटरमॉलिक्यूलर इंटरमेटैलिक बॉन्ड तोड़ रहे हो। इंटरमेटैलिक, मेटल और मेटल के बीच वाले बॉन्ड, मतलब उसको स्टेट चेंज कर रहे हो, कहने का मतलब है। मेल्टिंग पॉइंट दो बातों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला क्या लिखा मैंने? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, थोड़ा एनर्जी से बोल सकते हो, नंबर ऑफ। एक तो चैप्टर ऐसा है तो फिर गोलमोल हो जाओगे अगर मैं नहीं बार बार पूछूंगा आप लोगों को। आप तो बोलेंगे सर लोरी सुना रहे हैं, हाँ मजा आ रहा है। बोलो मेल्टिंग पॉइंट क्या किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? दूसरा क्या लिखा मैंने? साइज बढ़ने से इंटरमेटैलिक जो इंटरेक्शन है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। साइज छोटा है तो छोटी छोटी इंटरेक्शन, बड़ा है तो बड़ी बड़ी इंटरेक्शन। तो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा ले हो, साइज बड़ा ले हो। शब्द देखना क्या लिखा है? 3D सीरीज। कौन सा सीरीज? क्रोमियम एक ऐसा एलिमेंट है, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d5, 4s1 5 और 1 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने मेटल मेटल बॉन्ड क्या होते हैं? ज्यादा बनते हैं। जितने मेटल मेटल बॉन्ड ज्यादा बनते हैं उतना तोड़ने में ज्यादा टेम्परेचर लगता है, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है।
तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया 3D सीरीज में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, तो आंसर क्या होगा? क्रोमियम। किस में अनपेड इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, वो है जिंक। कौन है? तो जिंक हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि इसमें डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्या लिखा मैंने? वीक मेटालिक बॉन्ड, इनको तोड़ना आसान है इसलिए जल्दी मेल्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया शब्द बोल गया मैं यहाँ पे। ओए होए होए, क्या लिखा पीछे? रिस्पॉन्ड करना, क्या लिखा? ड्यूरिंग ऑल, पहले सॉलिड से क्या जाता है? थोड़े तोड़ो, फिर लिक्विड से किस में जाता है? थोड़े और तोड़ो। बट हम सारे बॉन्ड नहीं तोड़ रहे, अभी हम उसको मेल्टिंग पॉइंट के लिए सॉलिड से किस में रख रहे हैं? लिक्विड में रख रहे हैं। यही बच्चों में गड़बड़ी होती है। जब वेपराइजेशन करना, ब्रेक ऑल मेटेलिक बॉन्ड, ब्रेक ऑल इंटर मेटेलिक इंटरेक्शन, जितनी भी मेटेलिक इंटरेक्शन सारी खत्म करनी होती है। क्या लिखा मैंने? Stable electronic configuration shows less intermetallic interaction. जो चीज स्टेबल होती है वो दूसरों के साथ इंटरैक्ट नहीं करती। तभी आपको बोला जाएगा, शब्द बोला जाएगा, कहता है क्रोमियम का ज़्यादा होता है, मैग्नीज का कम होता है। बोलो, क्रोमियम का ज़्यादा होता है। इसका आंसर आप रिपोर्ट कर सकते हो, क्रोमियम में ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोलो हाँ या ना? मैग्नीज में कम होते हैं। मैग्नीज में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीज में कितने हैं? और आयरन में कितने हैं? 4s2 3d6। बच्चों का तो 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन। मैं पुत्र शाबाश। 3d6 में 6 अनपेड नहीं होते, एक पेयरिंग हो जाता है। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? तब भी आयरन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इसका लॉजिक बता देता हूँ। मैग्नीज में D5 है। बोलो, मैग्नीज में क्या है? D5। स्टेबल है अनस्टेबल है? स्टेबल है। अगर स्टेबल है, दूसरे मेटल को कहेगी मैं स्टेबल हूँ, मैं तेरे साथ बॉन्ड, इसलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा कस के पकड़ता है। मेटालिक बॉन्ड में सारे इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व कम करता है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है। मैग्नीज में अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कंपैरिजन टू आयरन, बट मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। बोलो, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है उसकी? स्टेबल। क्या होती है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से मेटालिक इंटरेक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। समझ आ रहा है? एक बार सुन लो, जिसने नहीं भी पढ़ा तो एक बार आइडिया हो जाएगा। इस चैप्टर को जितनी बार सुनोगे उतनी बार रिटेन हो जाएगा। आपको तो रिवीजन चाहिए इस चैप्टर के लिए। खुद आपसे होना ही नहीं है, हर चीज साइंटिफिक लॉजिक बता रखा। देखो सारा क्वेश्चन मैंने कवर कर रखा है यहाँ पर। क्या लिखा? बोलो, मैग्नीज हैज 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, आयरन हैज 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। व्हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीज लेस देन? मैंने लिख दिया स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, लेस इंटरेक्शन, बात खत्म। होए होए होए। मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये वाला आपको ग्रुप याद रखना है। क्रोमियम के नीचे आता है मोलिब्डेनम, फिर आता है टंगस्टन। क्या आता है? सबसे ज्यादा किसका होता है? टंगस्टन। पढ़ते हो बल्ब की फिलामेंट में होता है, बल्ब की, तो याद ही हो जाता है। अगर मैं बोलूं पूरे डी ब्लॉक में, पूरे सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, तो आंसर क्या आएगा? टंगस्टन। 3D सीरीज में 3D सी आप सिली एरर खुद ही करते हो क्योंकि आप आधा अधूरा पढ़ रहे हो। 3D सीरीज में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? क्रोमियम। डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? टंगस्टन। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सभी में क्या आ रहे थे? बराबर आ रहे थे। क्या आ रहे थे? बराबर आ रहे थे। अब ये देख लो क्या है अगली टर्म। ये थोड़ा क्रैम करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बच्चा गलत समझ लेता है क्योंकि उसको शब्द का मतलब ही नहीं समझ आ रहा। क्या लिखा मैंने? मजा नहीं है, दोबारा बोलो। इसका मतलब क्या होता है? सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस टू, मतलब सब्लिमेशन की तरह ले सकते हो। बड़े होते नहीं है, पहले उसको किस में चेंज किया जाता है? सब्लिमेशन में ये होता है कि सीधे गैस में हो जाए, बट पहले किस में आता है? फिर किस में आता है? मेल्टिंग पॉइंट में कहाँ पे ब्रेक लगाई थी हमने? लिक्विड में। इसमें एक एनर्जी और एड अप हो जाती है। ये सबसे ज्यादा वैनेडीनियम, बस आपने इतना याद रखना, पूरी 3D सीरीज में, पूरी कौन सी सीरीज में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? वैनेडीनियम।
वैनेडियम, क्या बोलते हैं इसको, वैनेडियम। ठीक है, ये लर्निंग ही है, आज को ऐसा पकड़ना है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट करना है। 4s1 क्या है, 3d5 क्या लिख दिया मैंने, लेस इंटरमेटेलिंग अट्रैक्शन, थोड़ी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बता दिया, बट ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ये इलॉजिकल बात होगी। उधर बोल रहे हैं ज़्यादा होती है, इधर बोल रहे हैं कम होती है, तो आप सीधा ये पकड़ लो, वैनेडियम का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि वो 2 एनर्जी ऐड अप करके उसका सम ज़्यादा आता है। डाटाबेस क्वेश्चन है, इसके ऊपर कोई ज़्यादा हम काम नहीं करेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं, ये थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। अगला शब्द देखो क्या लिखा मैंने, पहला फैक्टर, आयनाइजेशन एनर्जी किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, पहला क्या लिखा है, फिर क्या लिखा है, फिर क्या लिखा मैंने, ज़्यादातर मैं इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन निकलवा दूंगा, फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है पहला इलेक्ट्रॉन निकालना, सेकंड का मतलब होता है दूसरा निकालना, थर्ड का मतलब होता है तीसरा निकालना। ये आपके सामने ही है, 3 सेट बनाया मैंने, आपने सिर्फ कुछ नहीं करना, क्या लिखा मैंने बोलो, कुछ भी नहीं है, ये तो आपको मैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडिसिटी रिवाइज करा। लो ये देख लो क्या है, जिंक है, और ये क्या है, कॉपर। आप बोलोगे हमें चैप्टर पढ़ा नहीं है या हमें समझ नहीं आएगा क्लासिफिकेशन प्रोडिसिटी, इतना तो आपको ही पता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है, क्योंकि मैंने पहला टारगेट ही आपका कॉन्फ़िगरेशन पे किया। आपको नहीं आती कोई बात नहीं, आप दोबारा सीख लेते हैं। क्या लिखा मैंने बोलो, मज़ा नहीं आया, दोबारा बोलो, कॉपर का बोलो, वैसे इलेक्ट्रॉन हायर शेल से निकलता है, इसमें S1 है और इसमें क्या है, ज़्यादा स्टेबल कौन है, S2, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होएगी। कर गया। आप गलती कहाँ पे करनी है, जब आपने आयनाइजेशन एनर्जी 2 निकालनी है तो आपको पहले ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन निकाल के कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। क्यों, दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपने आयनाइजेशन एनर्जी क्या निकालनी है, 2 निकालनी है, तो आपको एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्या करना है, तो निकाल दो पहले, ये बन गई कॉन्फ़िगरेशन, इसका भी पहले निकाल दो। अब देखो स्टेबल कौन है, इसमें कौन है 3d10, इसमें कौन है 4s1, तो इसमें आउटर शेल बड़ा है, शेल ज़्यादा है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है, तो मुश्किल किस में है, कॉपर। अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी क्या करनी है, 3 निकालनी, तो पहले आपको कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, 2। आप शुरू से 2 निकाल दो, 2 निकालेंगे 3d10 बन गया, इधर से 2 निकालोगे 3d9 बन गया। अब बोलो ज़्यादा स्टेबल कौन है, 3d10। ये सिस्टम है, मतलब आप रेंडमली नहीं कुछ कर सकते हो। बच्चा करता क्या, आयनाइजेशन एनर्जी 3 या कॉन्फ़िगरेशन, इसी को देखी जा रहा है, क्वेश्चन ही नहीं होना आप लोगों का, बैठे रहो, ना ही कॉन्सेप्ट समझ आना है, ना ही आपका डाटा वेरीफाई होना है। तो ट्रिक ये है, अगर 1 निकालना है तो ग्राउंड स्टेट, 2 वाला निकालना तो पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाल के फिर कॉन्फ़िगरेशन का कंपेयर करो। अब अगला क्वेश्चन सेम है, 2 क्वेश्चन आता है, जिंक और कॉपर के बीच में, मैग्नीज और क्रोमियम के बीच में। लो सेम हो गया, 4s2 3d5, 4s1 3d5, ये स्टेबल है इसलिए फर्स्ट आ गया। फिर अगर आयनाइजेशन एनर्जी 2 निकालनी है, आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, 4s1 और ये क्या होगा 3d5, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, इसमें से क्या हो गया, मुश्किल हो गया, खत्म। ये शब्द लिख गया मैं, सुना भी होगा, क्या लिखा मैंने, किसी एक एलिमेंट में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना, दूसरा निकालना, तीसरा निकालना, यूनिवर्सल ट्रुथ 3 to 1। इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन देखनी ही नहीं है। अब बच्चे के साथ मजाक हो जाता है, मजाक कैसा हो जाता है, वो कॉन्फ़िगरेशन देखनी चालू कर देता है। मैं बोलता हूँ जिंक है, जिंक प्लस हो गया, जिंक 2 प्लस हो गया, जिंक 3d10 होता है, 4s2 3d10, एक ही एलिमेंट में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना, दूसरा निकालना, तीसरा, चाहे वो नोबल गैस क्यों ना हो, हमेशा ऑर्डर यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, वो हमेशा वैलिड है। आंसर क्या बोलना है, 3 to 1, मोटा मोटा लिखा हुआ है, डू नॉट डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोशिश भी मत करना, क्योंकि सारा आंसर किसके ऊपर आता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, प्लस आ गया, एक और निकाल दो, 2 प्लस आ गया, जितना प्लस आता है उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ज़्यादा होता है, उतना इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, मुश्किल होता है। बच्चे फिर गलतियां करते हैं। लो एक क्वेश्चन और पेट, क्या लिखा है,
मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3D ट्रांजिशन सीरीज जो मैग्नीज है ये +2 से लेके +7 कर लेना। कितना लिखा है? +2 से लेके, आपको पता ना मैग्नीज +7 में जाता है KMnO4, KMnO4, तो मैग्नीज +2 से कहाँ पे जाता है? +7 तक जाता है। क्लियर? डी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो है ऑस्मियम। क्या नाम है? एक क्वेश्चन आता है पेट, ऑस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितनी? आंसर क्या आएगा? +8। दोबारा बोलो, क्या है? पूरे डी ब्लॉक में सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला ऑस्मियम है। ओके, कितनी अच्छी बात, आप छोड़ नहीं पाओगे। क्या लिखा है बोलना है? डाउन द, मजा नहीं है, दोबारा बोलो। दोबारा बोलें। पी ब्लॉक में उल्टा होता है। पी ब्लॉक में होता है डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल। इधर क्या बोलते हैं? वैसे मैं उसी की बात करूंगा फिर। क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, ये ग्रुप आपको याद होना चाहिए। बोलो कौन कौन सा है? इसकी भी प्लस है, इसकी भी +6 है, इसकी सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? इसकी इतनी अच्छी स्टेबल तभी आपको बोला जाता है जो डाइक्रोमेट होते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट। क्या होते हैं? सोडियम डाइक्रोमेट, वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। कभी सुने? ऑर्गेनिक में। वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, आपने ये तो सुना है KMnO4 बड़े तगड़े क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग। अगर आपने अल्कोहल चैप्टर पढ़ा तो उसमें मैं यूज़ करता हूँ फिनोल में सोडियम डाइक्रोमेट डाल के ऑक्सीडाइज करता हूँ, बेंजोक्विनोन बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? मतलब सिंपल शब्दों में बोलना चाहता हूँ, सोडियम डाइक्रोमेट। बोलो क्या? मज़ा नहीं आया, दोबारा बोलो। सोडियम बहुत अच्छे क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग। क्योंकि दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे, खुद क्या होंगे? रिड्यूस। अरे इसलिए रिड्यूस होता है क्योंकि उनका +6 स्टेबल नहीं होता है। ज़्यादा स्टेबल कौन है? ये लिख रखा है +6 गुड एजेंट, देन टंगस्टन +6। बस आपको ये याद रखना है, या सिंपल शब्दों में याद रखना है डाउन द ग्रुप। क्या बोलना है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेटस। मजा नहीं आया, दोबारा बोलो। डाउन द ग्रुप। मजा नहीं आया, दोबारा बोलो। क्लियर हो गया? अभी तक देखो आपने क्या पढ़ा। अपन ने डी ब्लॉक में, अगर मैं आपको जितना पढ़ाया, अगर मैं 5 मिनट में आपको रिव्यू दे देता हूँ, अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा डी ब्लॉक। क्या पढ़ा? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक की शुरुआत होती है 4th पीरियड से। किससे होती है? उसमें 3D आता है, 4D आता है, 5D आता है और 6D आता है। बोलो हाँ या ना? यस सर। फिर मैंने बोला एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन में 24, 29, 41 to 47, 46 हट के 78, 79। बोलो हाँ या ना? फिर बोला मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है? मैंने कहा पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए ग्राउंड स्टेट में, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। फिर मैंने आपको कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना चालू करा। जिंक की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। कितनी होती है? इसका मतलब वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि उसके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट भरने के बाद पार्शियली डी फिल्ड ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहती। बोलो हाँ या ना? हाँ। उसके बाद बोला कॉपर। क्या बोला? कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है। फिर इन शॉर्ट बताया जमाना कदरदान होगा, उसमें पार्शियल फिल्ड डी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन होती ही, इसलिए उसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते, उसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। आफ्टर दैट हम लोगों ने क्या पढ़ा? ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या पढ़ा? ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने जनरल क्या बोला? डाउन द ग्रुप क्या होती है? बढ़ती है। क्या है? बढ़ती है। और क्रोमियम +6 में रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है? आंसर क्या आएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फिर पढ़ा मेल्टिंग पॉइंट। क्या पढ़ा? मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली हम लोगों ने क्या पढ़ा? किसके डायरेक्टली पोजीशन होता है? साइज एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ मेटेलिक बॉन्ड बनाने में थोड़ा किचकिच करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है? स्टेबल है। मैग्नीज और आयरन में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा था? आयरन का, क्योंकि मैग्नीज किचकिच कर रहा था मैंने मेटालिक बॉन्ड नहीं बनाने, क्योंकि मेरी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? स्टेबल है। बात समझ आया? उसके बाद बड़ा आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बड़ा?
आयनाइजेशन एनर्जी मैंने आपको बताया स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को देख के बताना होता है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। अगर आपको किसी एक एलिमेंट की 1 2 3 देता है, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखना, सीधा बताना है आंसर उसका क्या आएगा, 3 2 1। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। पूरे डी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा एटमाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, वैनेडिनियम। किसकी होती है? पूरे डी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, टंगस्टन। 3D सीरीज में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, क्रोमियम। क्या पढ़ा? कुछ भी नहीं। हाँ, वो पढ़ सकते हो कि जो आपका 4D और 5D का साइज बराबर होता है। 4D और 5D का साइज क्या होता है, ड्यू टू लेंथ एंड कंट्रैक्शन, ड्यू टू। उसमें भी एक एलिमेंट याद करा दिया, जर्कोनियम एंड हॉफनियम। क्या याद कराया? जर्कोनियम एंड हॉफनियम। जर्कोनियम एंड हॉफनियम, उनका साइज ऑलमोस्ट क्या होना शुरू हो जाता है, बराबर होना शुरू हो जाता है। ये पढ़ा अभी तक। बस थोड़ा और पढ़ते हैं। ये टॉपिक थोड़ा ध्यान से सुनना, ये टॉपिक थोड़ा ध्यान से सुनना। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आधे बच्चे तो इससे वैसे ही आउट हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है क्या है। ठीक है, नींद तो नहीं आ रही? चलिए, लो जी, ये टॉपिक में श्योर शॉर्ट आधी जनता इसमें से आउट हो जाती है, क्योंकि पूछा कुछ और जाता है और बताया बच्चे के अकॉर्डिंग कुछ और जाता है, और इसमें वो टॉपिक में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो ध्यान से समझना, बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ, लोरी सुनाता हूँ, पूरा टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। हार्डली 15-20 मिनट अच्छे से सुन लेना, 3-4 क्वेश्चन आपके भर भर के निकल जाएंगे। टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला थोड़ा थोड़ा टेक्निकल टर्म भी सही हो जाएगी। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब ये शब्द लिखा होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हम डायरेक्टली लिंक करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। आपको लिखा नहीं होगा रिडक्शन, आपको ये शब्द जब लिख गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो वो हमेशा किस पोटेंशियल की बात करेगा, रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेगा। इन 3D सीरीज आपको वर्ड पकड़ना है, ट्रांजिशन एलिमेंट, ऑल एलिमेंट हैव, क्या लिखा मैंने, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल एक्सेप्ट। स्कैंडियम से लेके जिंक तक सीधा पूछा जाएगा, सभी का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, सिर्फ एक को छोड़ के। 1 मार्क्स क्वेश्चन। वो कौन सा एलिमेंट है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है? आंसर क्या आएगा, कॉपर। पहला क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में सिक्योर करा गया। सर ऐसा क्यों? बच्चों को मालूम ही नहीं है कि रिडक्शन पोटेंशियल किस किस पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। कितनी हैरानी वाली बात है, मालूम ही नहीं है। अगर आप इसका एग्जैक्ट आंसर निकालना चाहते हो तो आपको एक डाटा देखना पड़ेगा, ये देख लीजिए। और एक चीज आपको और बता देता हूं, जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का क्या होता है, नेगेटिव। जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका नेगेटिव कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। मैं ना रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो उसके बाद मैं इसका नेगेटिव कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, है। दोनों टर्म सेम है, किस किस फैक्टर के ऊपर ये टर्म डिपेंड करती है वो समझो। बच्चा गलती क्या करता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल गैस की प्रॉपर्टी है ही नहीं, वो एक्वस की प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, मतलब आपको पानी डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा, ध्यान से सुन लीजिए। जैसे मैंने एक्वस डाला और ये सॉलिड से आयंस एक्वस में चला गया, दोबारा बोलो, किस में चला गया, सॉलिड से एक्वस आयंस में चला गया। अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले इसमें कौन कौन सी एनर्जी यूज होती है। कभी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल लगाना तो ये सारा डाटा चाहिए, उसको प्लस करेंगे तब ये डाटा निकल के आता है। अगर आपको थ्योरेटिकली चेक करना है इसको, देखो पहले सॉलिड को किस में चेंज करा मैंने, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने के लिए पहले सॉलिड को गैस में चेंज करो, उसका नाम बोलो क्या है, सब्लिमेशन। बोलो क्या है, अरे गैस को आयंस में चेंज करो, इसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी 1। क्या है, अरे गैस को दूसरे 2+ में चेंज करना है, इसका नाम बोलो क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी 2। फिर जब 2 में हम पानी डालते हैं, 2 में क्या डालते हैं,
याद रखना, जब भी आयंस में पानी डालते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? मजा नहीं आया? क्या बोलते हैं? जो भी आयन होगा जब भी पानी में डाला वो पानी के आयंस को अपनी तरफ क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है। पानी के आयंस को अपनी तरफ क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है। जब भी कोई नए बॉन्ड बनाता है एनर्जी रिलीज होती है। मेरे साथ बोलो, जब भी कोई नए बॉन्ड बनाता है एनर्जी, और जब भी तोड़ना होता है तो एनर्जी देनी पड़ती है। जब भी तोड़ना होता है तो एनर्जी देनी पड़ती है, निकालना होता है तो एनर्जी देनी पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे सॉलिड से गैस, ये पॉजिटिव में है। किस में है? गैस से फिर आयन बनाना है, ये भी किस में है? पॉजिटिव में। फिर आयन से एक और प्लस बनाना है, ये भी किस में है? फिर गैस में एक्वस डाला तो पानी के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना तो आपके पास हाइड्रोजन एनर्जी आई। कौन सी एनर्जी आई? किस में है? क्योंकि एनर्जी क्या होगी? क्योंकि पानी के साथ क्या बन गया? बॉन्ड। यस। आपको जान के हैरानी होगी, आप सारे डाटा को प्लस कर दो। क्या कर दो? जैसे आप प्लस करोगे, गैस के साथ गैस गया, आयन के साथ आयन गया, आपके पास ये पूरा ये वाला इक्वेशन बनेगा। तो आपने थर्मोडायनेमिक में, थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ रखा है हेस लॉ। कौन सा लॉ? दोबारा बोलो, कौन सा लॉ? कौन सा लॉ? उसने बोला था रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप और एन, दोनों में चेंज क्या आता है? सेम आता है। उसने बोला चाहे इस स्टेप में करो चाहे ऐसे ऐसे करके जाओ, दोनों का सेम सेम आएगा। इसका मतलब जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, दोबारा बोलो, कौन सा पोटेंशियल है? मजा नहीं आया? दोबारा बोलो, ऑक्सीडेशन है। अरे किस किस एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है? पहली बोलो सब्लिमेशन। क्या बोलो? दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2, और लास्ट वाली कौन है? हाइड्रेशन। इन सभी का सम कर दो, आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ गया। उसका नेगेटिव कर दो, आपके पास कौन सा पोटेंशियल आ गया? रिडक्शन पोटेंशियल आ गया। कौन सा पोटेंशियल आ गया? क्लियर हो गया? तो कभी भी आपने बताना है कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है, तो इन एनर्जी की वैल्यू के ऊपर डाटा को कोरिलेट करना है। आप कुछ भी बोलो बट इनका नाम लेके बोलो, आपका आंसर चेक किया जाएगा। आप कॉन्फ़िगरेशन बोलते रहोगे कुछ नहीं होगा। देखो इसका आंसर क्या बोला, वाई कॉपर हैज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ, तो क्या लिखा मैंने? हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ। दो शब्द याद रखो, पहला हाई एंड दूसरा हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन। सीधा पेट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका मैं अटेम्प्ट करवा गया। कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव क्या होते हैं? लॉजिक क्या है? बोलो, हाई सब्लिमेशन एंड हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन प्यार से गलत करा गया, मालूम भी नहीं होगा कौन सा फेस है। अरे गैस फेस है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। क्या देखना है? अगर एक्वस फेस है तो पोटेंशियल देखना होता है। क्या देखना होता है? पोटेंशियल। वैसे मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, गैस फेस में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी स्टेबल होती है? बोलो, +1। कौन सी होती है? कॉपर +1 में क्या होता है? मोर स्टेबल, क्योंकि एक निकलने के बाद वो क्या बन गया? फुली फिल्ड। क्या बन गया? और दूसरा, इन एक्वस फेस में पानी की चर्चा करनी होती है। किसकी चर्चा करनी होती है? तो कॉपर 1 है और कॉपर 2+ है। जितना प्लस ज्यादा होता है उतना Z इफेक्टिव ज्यादा होता है। जितना Z इफेक्टिव ज्यादा होगा उतने पानी के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, और जितना ज्यादा खींचेगा उतनी हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब उसकी ज्यादा हो जाएगी हाइड्रेशन एनर्जी। तो आपको मालूम होना चाहिए कॉपर प्लस कॉपर 2+, ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होती है? कॉपर 2+। इसलिए एक्वस फेस में कॉपर प्लस स्टेबल है या कॉपर 2+ स्टेबल है? आंसर क्या आएगा? रीजन क्या दोगे? कॉपर 2+ हैज मोर या मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी आप यूज कर सकते हो। नीचे देखो मैं लिख भी गया, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और Z इफेक्टिव जितना पॉजिटिव से ज्यादा होता है उतना Z इफेक्टिव भी क्या होता है? ज्यादा होता है। उसके बाद देखो इसको आप सीधा वेरीफाई बोलोगे के अंदर 3D में रिडक्शन पोटेंशियल में किसी तरह की कोई रेगुलरिटी नहीं है। कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। ऐसा क्यों? आपने कहा ना मिन्नू की पता, आपने कहा ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2 एंड हाइड्रेशन, सारे दी वैल्यू तुसी को अलग अलग आ रही है। मैं की करा, मैं सारे नु प्लस कर दें, सारे दे आंसर भी क्या आते हैं? अलग अलग आते हैं। आपने यही लिखना है, बिकॉज रिडक्शन पोटेंशियल डिपेंड अपॉन 4 टाइप ऑफ एनर्जी, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एनर्जी 1, 2 एंड हाइड्रेशन। हर एलिमेंट के लिए यानी कि चारों की वैल्यू क्या आ रही है? अलग अलग आ रही है। इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल सीधा सीधा नहीं है। यही लैंग्वेज मैंने लिखा हुआ है।
यहाँ पे फिर आप फंसते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा थक जाते हैं। जितनी पॉजिटिव वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की ज्यादा होती है उतनी जल्दी वो रिड्यूस होता है। उतनी जल्दी वो क्या होता है? रिड्यूस होता है। जितनी कम होती है उतनी जल्दी वो ऑक्सीडाइज होता है। उतनी जल्दी वो क्या होता है? सीधा बोला आपने, ज्यादा वाला याद रखना है। जिसकी ज्यादा वो रिड्यूस, तो अंडरस्टूड है। अगर एक रिड्यूस होगा दूसरों को वो क्या कराएगा? ऑक्सीडाइज, क्योंकि रिडक्शन कभी ऑक्सीडेशन के बिना नहीं होती। देख लीजिए, वैल्यू देख लो, डाटा 2 प्लस 4 से A 0.3, B2 से B माइनस में दे रहा है, तो इसकी वैल्यू ज्यादा है। तो जिसकी वैल्यू ज्यादा वो क्या होगा? बोलो रिड्यूस होगा। कौन होगा? रिड्यूस। और वैसे मैं आपको बताता हूँ, ये वाली चीज जो इधर वाली है वो रिड्यूस होती है, आयन रिड्यूस होता है। और मेटल वाली चीज क्या होती है? ऑक्सीडाइज होती है। तो कौन रिड्यूस होगा? आंसर आएगा A2। कौन ऑक्सीडाइज होगा? आंसर क्या आएगा? B। अब आप लोग क्या करते हैं, मेरे को समझ से बाहर, आप तो सब कुछ। कौन रिड्यूस होगा? A। आपको मालूम ही नहीं है A रिड्यूस का मतलब क्या है। आपको इतना नहीं मालूम रिड्यूस का मतलब क्या होता है? हायर से लोअर पे जाना। क्या आपको इतना नहीं मालूम है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्टेंट की होती है, प्रोडक्ट की कभी होती ही नहीं है। प्रोडक्ट में तो वो जाता है। आप ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? या आप बोलते हो, मैं बोलता हूँ किसकी रिडक्शन हो रही है, आप बोलते हो A की। और मैंने क्या पुत, नंबर कम होना चाहिए। किसका नंबर कम हो? A का नंबर कम कहां से होगा? A2 का नंबर कम होके किस में जाएगा? A में जाएगा। तो रेक्टेंट कौन है? A2 प्लस। जो रेक्टेंट होता है वही क्या होते हैं? रिड्यूस होते हैं। प्रोडक्ट कभी रिड्यूस होते नहीं है। तो फिर मैंने इसका भी शॉर्टकट बताया। मैंने कहा आयन रिड्यूस होते हैं, मेटल ऑक्सीडाइज होती है। बात ही खत्म करके। आयन क्या होते हैं और मेटल क्या होती है। अगर आपको ये लाइन याद है तो ये पकड़ लो। फिर अब ये रिड्यूस हो गया। अब ध्यान से सुन लो, A2 पॉजिटिव क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। इसका मतलब +2 में स्टेबल है नहीं है। तो इसका चीज आपको खुद देखनी है। मैंने बोला विच इज मोर स्टेबल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। आपने कहा ये तो फटाफट चला गया। और ये B किस में चला गया? +2 में। इसका मतलब स्टेबल कौन है? B +2। समझ गए? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या लिखा मैंने? ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब होता है खुद क्या हो जाए? वो रिड्यूस हो जाए। और रिड्यूस जल्दी कौन हो रहा था? A2 वाला। कौन हो रहा था? तो फिर आयन का कंपैरिजन करो कि ये जल्दी रिड्यूस होगा, फिर ये उसके बाद होगा। अगर कुछ और देगा तो ऐसे ऐसे ऑर्डर कर देना आप लोगों ने। आप देख लो, ये वैल्यू देगा डाटा प्लस में -1.5 -2.5। मैंने पूछा क्या? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। मतलब मैं पूछूंगा ऑक्सीडाइज इजीली कौन हो जाएगा। और ऑक्सीडाइज कौन होता है? आयन या मेटल? शाबाश। कौन होता है? मेटल। वो कौन होगा जिसकी वैल्यू सबसे क्या होगी? कम होएगी। सबसे कम किसकी आ रही है? C की। उसके बाद B की, फिर किसकी? एक। आप इसमें आयन यूज करते रहते हो। आपका क्वेश्चन गलत होना, रिजेक्ट गलत करोगे अगर आपको मतलब ही नहीं समझ आ रहा क्या है। क्लियर हो गया? चलिए। ओए होए होए, जिंदगी में 2 शब्द। क्रोमियम किसमें स्टेबल होता है? बोलो। मजा नहीं आया। क्रोमियम किसमें स्टेबल होता है? मैग्नीज किसमें स्टेबल होता है? मजा नहीं आया। क्रोमियम किसमें स्टेबल होता है? मैग्नीज किसमें स्टेबल होता है? ये ऑक्सीडेशन स्टेट कभी छोड़नी नहीं है, कभी छोड़नी नहीं है। क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है? मैग्नीज किस ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है? बात समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? पक्की बात? इसके पीछे का लॉजिक सुन लो। इसके क्वेश्चन इतने ज्यादा आएंगे, ये पूरा क्वेश्चन एज सच पता नहीं कितनी बार पेपर में पूछ चुके हैं। आता ही है, कभी हटा ही नहीं है क्वेश्चन। क्योंकि इसका बच्चे आंसर सही ढंग से दे नहीं पाते। इसके 2 आंसर हैं। कहता है क्रोमियम रिड्यूसिंग है क्योंकि +2 से किस में जाना चाहता है? +3 में। एंड Mn2 इज ऑक्सीडाइजिंग व्हेन बोथ हैव क्या लिखा है? यहाँ पे मैग्नीज +3 आएगा। क्या आएगा? मैग्नीज +3 आएगा। बोथ हैव कौन सी कॉन्फ़िगरेशन? D4 कॉन्फ़िगरेशन। आपने कितना बढ़िया आंसर दिया। देखो आपके नीचे में कॉन्सेप्ट बता गया। क्रोमियम +2 से किस में जाना चाह रहा है? अरे D4 से किस में चला गया? आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, अभी तक आपने ये पढ़ा था D10 स्टेबल है, D5 स्टेबल है, पढ़ा था। आज बताना चाहता हूँ D3 भी स्टेबल होती है। D3 भी स्टेबल होती है। CFT पढ़िए। नीचे 3 डब्बे, नीचे 2 डब्बे। जब 3 डब्बे नीचे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नीचे कितने आएंगे? उसको बोलते हैं हाफ फिल्ड T2G। मजा नहीं आया? दोबारा बोलो। अभी भी मजा नहीं आया? दोबारा बोलो।
अरे D3 configuration chrome is more stable due to half-filled T2G system, symmetry, increased stability, exchangeable energy state stability. स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा जाता है हाफ फिल्ड स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें सिमेट्री होती है, उसके अंदर एक्सचेंजेबल एनर्जी स्टेट होती है। बट इतना नहीं पूछना, ये तो एक्स्ट्रा हो गया, ये आपने बताना है क्रोमियम +3 में क्यों जाता है, क्योंकि वो D3 को अटेन करना चाहता है। D3 में ऐसी खास बात क्या है, बोलो क्या है, बोलो T2G3 हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। पेट क्वेश्चन। अगला तो आसान है, मैग्नीज +2 में जाना चाहता है, 3 से किस में जाना चाहता है, D5 को अटेन करने के लिए। ये तो सौखा है, किसको अटेन करने के लिए, D5। मैग्नीज वाली की बात अलग ही है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से निकल जाता है। Which is a stronger reducing agent? Reducing agent जो दूसरों को रिड्यूस करे खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज होने का मतलब अपनी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा दे। +2 से क्रोमियम +2 से किस में जाना चाहता है, +3 में। वैसे तो आप आंसर +3 वाला भी रिपोर्ट कर सकते हो, पुराने वाला, या आप डाटा का यूज कर सकते हो। अब बोलोगे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिड्यूस होता है, जिसका कम है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। अगर डाटा किया तो डाटा का यूज कर लो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो वो क्या होगा, रिड्यूस, जिसका कम है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज। वैसे भी क्रोमियम +2 स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि मैंने आपको बोला +2 में स्टेबल ही नहीं है, किस में जाना चाहेगा, आप पुराने वाला आंसर भी ठोक सकते हो। ओए होए होए। Why is the highest oxidation state of metal exhibit in its oxide और fluoride? ये दो क्वेश्चन में बच्चों को, इसको बोलते हैं सिली एरर। बच्चा देखो, मैं आपके क्वेश्चन पूछूंगा, ऐसे क्वेश्चन है जो मेरे को मालूम है बच्चों ने गलत आंसर देने हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन बोला कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड और फ्लोराइड ही क्यों करते हैं, तो आपने इसमें दो लॉजिक लिखे, इनकी इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी क्या होती है, इनकी हाई क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद क्या होता है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबका बाप है F, किसी को नहीं छोड़ता, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखता है, बाकियों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कराता है। उसके बाद बारी आती है ऑक्सीजन की। ये दोनों शिकार खेलते हैं हर एलिमेंट के साथ, इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए फटाफट ले जाएंगे, बोलो हाँ या ना। मैं एक शब्द बोला, सबसे तकड़ा F है। अब मैं एक क्वेश्चन जनरेट कर रहा हूं, आपने आंसर देना है। सिली एरर, वन वर्ड आंसर। ऑक्सीजन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्रिएट करता है, ऑक्सीजन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्रिएट करता है, बट F नहीं कर पाता। वन वर्ड आंसर। मैं आपका कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, ऑक्सीजन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्रिएट करता है बट F नहीं कर पाता। बच्चों को बस आंसर ही नहीं, वो लिखते हैं F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो मैं कहता हूं फिर तो उल्टा होना चाहिए। करेक्ट आंसर, मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम। दोबारा बोलो, कौन सा सिस्टम, F लाइफ में कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिंगल। O कितने बॉन्ड बनाता है, अगर एक O लगाओगे, एक F लगाओगे, एक F एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो +1 चार्ज क्रिएट कराएगा, एक O कितने खींचेगा तो कितना चार्ज क्रिएट कराएगा, यस। इसका आंसर था ऑक्सीजन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, ऑक्सीजन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। अगर आपने F4 लगाया उसने 4+ दिया, अगर आपने ऑक्सीजन 4 लगा दिया तो 8+ देगा। अरे बाप रे बाप, बच्चों को आंसर ही नहीं समझ आता, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गुण गाते रहते हैं। भाई साहब इतने बच्चे देखे, इतने वाइवे लिए, इनऑर्गेनिक में बच्चों को 3 ही बातें पता है, साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जेड इफेक्टिंग, शील्डिंग। उसको कुछ नहीं मालूम, यही बोलता रहता है आंखें बंद करके, इसका ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। और डाटा को सही ढंग से यूज़ करो, ऐसे थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा के गुण गाई जाओगे। कुछ नहीं आता जी शब्द बोल के आ जाएगा, फिर हंसना शुरू कर देगा, सर मैं कहा ठीक है सर। लो अगला क्वेश्चन वही था, Why oxide show higher oxidation state on metal than fluoride? In equal number of oxide and fluoride are attached with a metal in different compound. तो इसका राइट आंसर क्या आना था, ऑक्सीजन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, ऑक्सीजन फॉर्म ऑक्सीजन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। ओए होए होए होए, अगला क्वेश्चन तो ओए होए होए होए, लिखा नहीं जाना। क्या लिखा मैंने पहले बोला था, सुन लेना। कोबाल्ट +2 इज
but in the presence of it is easily एक्वस में +2 स्टेबल था, जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनना, जैसे क्या बना, ये ऑक्सीडाइज हो गया, +3 में चला गया। आज एक और नई कहानी सुनाता हूं। आपने पढ़ रखा है D10 स्टेबल है, बोलो यस या नो। D5 स्टेबल है, यस या नो। T2G हाफ फील्ड आज नया सुना स्टेबल है, एक नया स्टेबल बताओ। T2G6 फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, बोलो कौन? मजा नहीं आया, दोबारा बोलो। अभी भी अंदर नहीं घुसा, दोबारा बोलो। कोबाल्ट में T2G6 के नारे लगाने हैं, क्रोमियम में T2G3 के नारे लगाने हैं। क्वेश्चन गलत ही नहीं हो सकता। कोबाल्ट +2 से +3 क्यों गया? क्योंकि भाई साहब वो 3D6 बनाया। 3D6 आपको मैंने पढ़ा रखा है। कोबाल्ट जब पानी के साथ कोबाल्ट पानी एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वो पेयरिंग करा देगा। क्या करा देगा? देख लो, जितने टेस्ट लिए क्वेश्चन का आंसर कोई दे नहीं पाया। जितने भी टेस्ट लिए, पता नहीं क्या कहानियां लिखते हैं, अपनी तो समझ से बाहर। ऐसे ऐसे आंसर लिखते हैं, दिल खुश हो जाता है। हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, साइज छोटा, मैं कहा मैं की लेना है। कोबाल्ट +2 से किस में गया? +3 में गया। आंसर क्या आ गया? 3 में गया, 3D6 आ गया। बता रखा है कोबाल्ट जब कॉम्प्लेक्स लिगेंड बनाता है, तो पानी एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पेयरिंग कराता है। तो नीचे देखो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन होगी? T2G6 फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। मजा नहीं आया, दोबारा बोलो। तो कोबाल्ट +2 से किस में चला गया? कोबाल्ट +3 में। ओए होए, अगला प्रॉपर्टी देखो क्या लिखा है। अब तो कुछ भी नहीं, देसी काम, 5 मिनट में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। एक एक लाइन के आंसर है। बोलो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बोलो क्या है? क्या लिखा है? जो वीकली रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक फील्ड में रखो क्या होते हैं? रिपेल होते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अगला क्या लिखा है मैंने? जो मैग्नेटिक फील्ड में रखो अट्रैक्ट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। इसको जानने के लिए अनपेड होना चाहिए, उसको जानने के लिए कोई अनपेड। स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला बोलो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ रखा है, कौन सा होता है? रूट n into n+2 bm। bm का मतलब बोलो क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? अब इसमें आपको भी याद रखने की जरूरत नहीं, सीधा ही आंसर निकल जाएगा। मैंने आपको क्लास में भी एक बार हाईलाइट करा था। बच्चे बहुत टाइम लगाते हैं कैलकुलेशन करने में। वैसे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन देख लो, ऑब्जर्व कर लो। 0 1 2 3 4 है स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, इसका पहला लेटर आ रहा है, देखो 1 पहला डिजिट आ रहा है 1.73। कितना आंसर है? 2.84, 3.10, 4.10, 5.5। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर गेम खेलता है, कहता है मैं राउंड ऑफ करके दूंगा। क्या करके दूंगा? अगर राउंड ऑफ करके दूंगा तो एक कम कर देना। अगर उसने दिया 1.73 को राउंड ऑफ करके क्या लिख दिया? 2, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 1 3 2 4 3 5 6। ये आपको ऐसे नहीं करना, ये एमसीक्यू अप्रोच है। अगर आपको एग्जैक्ट निकालना है तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू डालो, स्क्वायर रूट n into n+2 लिखो, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। फाइंड द टू वैल्यूज ऑफ n, एक एक्सेप्ट होएगी और एक निगलेक्ट होएगी। यहाँ पे भयंकर गलती करते हो। मैग्नीज +3 का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, पहले 27 नंबर लिखो, सीधा ही 3 माइनस मत करो। आधी जनता 27 में से 3 माइनस करके 24 लिखती है, नहीं करना। पहले 27 लिखना है, फिर 3 माइनस करने हैं, फिर 3d6 है, फिर फ्लो में आप कहते हो 3d6 अनपेड इलेक्ट्रॉन 6, सिली एरर। ये केड़ा सिली एरर हो गया? 3d6 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 3d7 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 3d8 8 अनपेड इलेक्ट्रॉन। मैं कह, ये किसने पढ़ाया? खुद ही। 3d6 अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 4। सिली एरर, बार बार शब्द बोला, क्यों? जनता के होते हैं। ओ शट, 3d6 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसलिए बार बार बोला हूँ ध्यान से। तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट √24 bm के बराबर आ गया। ओए होए, क्या लिखा है? अरे मजा नहीं आया, क्या लिखा है? एक चीज और सिखाने वाला हूं, जो पढ़ते हो साथ में ब्रेक लगती है, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट साथ में केमिस्ट्री में जनरेट हो जाता है। उसको बढ़ाने के लिए हमने सारे दाव पैच खेले हुए हैं, टेंशन ना लो।
फॉर्मेशन ऑफ कलर आयन आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा था, डी ट्रांजिशन के नारे लगा रहे थे आप। जब भी कलर आए बोलो डी ट्रांजिशन, उसकी कंडीशन होती है D1 से D9, D1 से D0, D10 ट्रांजिशन शो नहीं करता। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं कि MnO4 का कलर होता है, पिंक कलर होता है या वॉयलेट कलर होता है? KMnO4 मजेंटा कलर होता है। KMnO4 कौन सा कलर होता है? पर्पल पिंक टोन में आप आंसर दे सकते हो। हैरानीजनक बात, जेई मेंस का क्वेश्चन आ चुका है, नीट में द्वार खुलने हैं, CBSE में द्वार खुलने हैं, हार लेके खड़े हुए आ जाओ, आने वाले हैं क्वेश्चन है, रेपिटेशन होने वाली है CBSE में। लिख लीजिए 2025 CBSE में क्वेश्चन ना आया ना, मुंह पे बोल के जाना, आना ही आना है। 100% लिख के ले लो। एक होता है 99.9, डैम श्योर 100%। MCQ KMnO4 और K2Cr2O7, KMnO4 इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे +7 आता है। कितना आता है? +7 आता है। तो आप देखोगे +7 का मतलब 3D0 हो जाएगा। 4s2 3D7 होता है, तो +7 लगाओगे तो 4s0 3D0 हो जाएगा, D0 हो चुका है। आप डी ट्रांजिशन के नारे लगाने बंद करो, क्योंकि उसने बोला इसका कलर है, वो बोला एक्सप्लेन करो। K2Cr2O7 सेम कंडीशन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, D0 हो चुका है। उसने बोला इसका कलर ऑरेंज है, इसका कलर पर्पल है, पिंक है। बोला क्यों? आप बोलोगे D0 है, फिर आप शब्द बोलोगे डी ट्रांजिशन, तो आप गलत कर रहे हो। इसमें एक नई थ्योरी आती है, पूरी एक्सप्लेन तो नहीं करनी, बट आपने इतना तो पढ़ा है कॉम्प्लेक्स में लिगेंड और मेटल होते हैं। तो हम यहां पे एक शब्द लेंगे, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। बोलो क्या बोलोगे? दोबारा नारा लगाओ, किसका? लिगेंड टू मेटल। ये दोनों के कलर उसी थ्योरी के बीच में आते हैं। जेईई मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, KMnO4 पिंक, पर्पल, K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का। डैम श्योर, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखें। बाकी ये सॉलिड स्टेट वाले थे, अब ये चैप्टर आपको डिलीट हो चुके हैं, तो अभी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे इसके ऊपर। ये देखो सभी के कलर है, बट आपको मेन कलर कॉपर का याद रखना है, क्योंकि पढ़ रखा होता है आपने, ब्लू होता है। कौन सा होता है? और टाइटेनियम का याद रखना है, कौन सा होता है? पर्पल होता है। मैग्नीज पिंकी अपनी पिंक होता है, और फेरस ग्रीन होता है, और Fe+3 क्या होता है? ब्राउन होता है। ये कलर आपको रिटेन रखना है। क्लियर हो गया? चलिए लो जी, अगला टॉपिक। बस थोड़ा सा यही एक एक लाइन के आंसर है इसमें। लीजिए, क्या लिखा है मैंने? मजा नहीं आया, दोबारा बोलो। एक ही कंडीशन है, बोलो क्या लिखी है? चार्ज बाय साइज रेशियो शुड बी। जिसका चार्ज ज्यादा, जिसका साइज छोटा, वो कॉम्प्लेक्स बढ़िया बनाता है। वो कॉम्प्लेक्स क्या बनाता है? और एक कंडीशन और क्या लिखी है? प्रेजेंस ऑफ। तभी आपने बोला डी ब्लॉक के मेटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एस ब्लॉक के इतने नहीं बनाते, पी ब्लॉक के इतने नहीं बनाते। इसमें बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, एक्टिनोड शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी एफ ब्लॉक में पढ़ाऊंगा। कौन सी? ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +7 तक जाते हैं। लेंथेनॉइड इतनी नहीं कर पाते हैं। तो अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे तो उसका चार्ज बाय साइज रेशियो क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है। एक्टिनोड और लेंथेनॉइड में बढ़िया कॉम्प्लेक्स कौन बनाता है? तो आंसर क्या आएगा? एक्टिनोड। रीजन? क्योंकि उसका चार्ज बाय साइज रेशियो ज़्यादा है। दोबारा बोलो, उसका चार्ज बाय साइज रेशियो, चार्ज बाय साइज रेशियो। जान के हैरानी होगी, सुन लो क्या पढ़ रखा है, सिर्फ सरफेस देते हैं। लास्ट सरफेस एरिया शब्द देखो मैंने पकड़ा रखा है। दूसरा शब्द क्या लिखा? कैटलिस्ट रिएक्शन। आपको देखने में ऐसे लगेगी ये इसके साथ रिएक्ट हुआ, ये तो इसको जानता भी नहीं है। देख के ऐसा हो रहा था आयोडाइड इसके साथ रिएक्ट हो रहा था, ये तो इसको जानता भी नहीं है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, रिएक्शन को याद करने का सबसे सिंपल वे क्या होता है? देसी जुगाड़, माइंड में सब चीज़ों को पकड़ के चलो। जिंदगी में आई नेगेटिव का एक ही काम है, I2 बन जाऊं, बस लाइफ खत्म, डेड। आप पता नहीं क्यों परेशान होते हो।
एक दो और केसेस आते हैं, आयोडाइड के 2 ही केसेस होते हैं, आयोडीन बन जाओ, आयोडीन के केसेस होते हैं आयोडिक एसिड बन जाओ। ये धीरे धीरे सिखा देता हूँ। H2O8 सल्फेट में जाता है, दोबारा बोलो H2O8 किस में जाता है? बात ही खत्म हो गई। बोलो आयोडाइड किस में जाएगा? H2O8 2 नेगेटिव किस में जाएगा? सल्फेट में। ये आपको ऐसा लग रहा है दोनों आपस में एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। रोल ऑफ कौन आ गया? Fe+3 आ गया। कौन आ गया? बस आपने स्टार्टिंग में पकड़ना है, कौन आ गया? Fe+3। दोबारा बोलो क्या आ गया? Fe, ये सुन लो Fe+3। सबसे पहले आयोडाइड के साथ एक करा, किसके साथ? अरे आयोडाइड को किस में चेंज कर गया? आयोडीन में। किस में चेंज कर गया? और खुद किस में चला गया? Fe+2 में। फिर Fe+2 आया, वो इसके साथ एक करा, ये फिर 3 में चला गया और इसको सल्फेट बना गया। दोनों को ऐड करो, Fe+2 कट हो गया, Fe3 कट हो गया, रिएक्शन हो गया। बहुत बढ़िया सिंपल रिएक्शन बता दी। इसको रिटेन कैसे करना है, याद करना है। पहले रोल किसका आएगा? बोलो Fe+3 का आएगा। किसका आएगा? मजा नहीं आया, दोबारा बोलो किसका आएगा? Fe+3 का। Fe+3 किसके साथ रिएक्ट करेगा? आयोडाइड। आयोडाइड को किसमें चेंज करेगा? और 3 वाला किसमें चला जाएगा? 2 में। 2 वाला किसके साथ रिएक्ट करेगा? H2O8 2 नेगेटिव, उसको किसमें चेंज करेगा? सल्फेट में। खुद भाई साहब किसमें चला जाएगा? 3 में। दोनों को ऐड करोगे नेट इक्वेशन ये बनेगी। इसका मतलब ये कैटलिस्ट की तरह आया और गैप हो गया। यही तो बोलते हैं, कैटलिस्ट आती है, रिएक्शन कराती है और खुद निकल जाती है, दूसरे रिएक्शन कराती है, रिएक्शन करगी। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब समझ आया कैसे रोल कर गया कैटालिटिक में। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, क्या लिखा मैंने? फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम, कौन कौन से? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल। ये नॉन स्टिक्योमेट्रिक होते हैं, इसलिए मैंने इसका फॉर्मूला ऐसे लिखा। क्या लिखा मैंने? नॉन स्टिक्योमेट्रिक। वैनेडियम के साथ H कितना लगा हुआ है? 0.56। ऐसे फ्रैक्शन वाले को टर्म को क्या बोलते हैं? बोलो नॉन स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड, नाइदर आयनिक नॉर कोवलेंट, प्योर नहीं होते। अब इसकी प्रॉपर्टी आती है इंटरस्टिशियल वालों का मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मल वालों से क्या होता है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड हार्ड होते हैं, मेटेलिक कंडक्टिविटी इंटरस्टिशियल की नॉर्मल के इक्विवेलेंट होती है, दे आर केमिकली इनर्ट। ये क्वेश्चन आ चुका है मेंस में भी, नीट में भी। इंटरस्टिशियल कंपाउंड केमिकली मोर एक्टिव, केमिकली इनर्ट। तो आंसर क्या आना था? केमिकली इनर्ट। दोबारा बोलो क्या आना था? केमिकली। ये तो बच्चों वाले काम है। क्या लिखा मैंने? बोलो अलॉय इज, क्या लिखा मैंने? सॉलिड सोल्यूशन ऑफ मेटल, मेटल एंड वैसे इसमें ये बच्चों वाले काम है, ब्रास है और ब्रॉन्ज है, ब्रास है और ब्रॉन्ज है। ब्रास में क्या होता है? कॉपर एंड जिंक। ब्रॉन्ज में क्या होता है? कॉपर एंड टिन। गन मेटल, कौन सी मेटल? गन मेटल में देखो क्या क्या होता है? जिंक, लेड, टिन। जर्मन सिल्वर, बच्चा कहता है सिल्वर तो होगा ही इसमें, कुछ नहीं है। जर्मन सिल्वर क्या क्या है? कॉपर जिंक ऑलमोस्ट देखो दोनों में आ रहा था, मतलब कॉपर जिंक वाले 2 केस हमने सेट कर लिए, एक ब्रास में और एक किसमें? जर्मन सिल्वर। ब्रास में बोलो क्या है? कॉपर एंड जिंक। जर्मन सिल्वर में क्या था? कॉपर, जिंक एंड निकल। ब्रॉन्ज में क्या होता है? कॉपर एंड टिन होता है, कॉपर एंड टिन। गन मेटल में कौन कौन सी मेटल होती है? जिंक, लेड। ये थोड़ा दिमाग पे बोझ डाल के आपको पढ़ना ही पड़ता है, रेयर चांसेस आए, बट आपको थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है। ऑक्सीडाइजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ क्या लिखा मैंने? ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे मैं आप बता देता हूँ, ऑक्सीडाइजिंग पावर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होती है। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बोलो? ज़्यादा है, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या है? डिक्रीजिंग। और ऑक्सीडाइजिंग पावर सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। एक के ऊपर बोलो कौन सा चार्ज है? +7। फिर बोलो कौन सा है? +6। फिर बोलो कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा किसका है? +7। तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या है? सबसे वैनेडियम डाइऑक्साइड बोल दो। रिड्यूसिंग पावर किसके बराबर है बोलो? बस खत्म होने वाला है। रिड्यूसिंग पावर किसके बराबर है? लोअर। एसिड, बेसिस एंड कौन से ऑक्साइड लिखे? जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं वो एसिड होते हैं, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं वो बेसिक होते हैं, जो बीच वाले होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। तो एसिडिक बिहेवियर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, बेसिक बिहेवियर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, बीच वाले एम्फोटेरिक। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, लोएस्ट वाला क्रोमियम +2 है तो बेसिक होता है, हाईएस्ट वाला +6 है तो क्या होता है? ये +3 वाला ये बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, तो ऐसे वाला क्या है बोलो? एम्फोटेरिक। बोलो क्या है? बोलो क्या है?
बात समझ आया? थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ? अगर मैंने बोलूं, मैंने शुरुआत करी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर, किसके बोला? रिकॉल करो, क्या बड़ा? मजा है, क्या बड़ा? किसके ऊपर डिपेंड करता? बोलो, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2, और तीसरा क्या था? हाइड्रेशन। ओके, उसके बोला पूरे 3D में एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, ना बोलो? कॉपर। कौन? बोलो, कॉपर। रीजन बोलो? हाई सब्लिमेशन एनर्जी, हाई नेगेटिव ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। हाई सब्लिमेशन एनर्जी, हाई वैल्यू, हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ कॉपर। +1 +2। गैस फेस में ज्यादा स्टेबल कौन? +1। एक्वस फेस में ज्यादा स्टेबल कौन? +2। ऑक्सीजन फ्लोराइड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड और फ्लोराइड में ऑक्साइड बनाता है, क्यों? ड्यू टू क्रोमियम +3 में स्टेबल होता है ड्यू टू T2G3। ऐसे क्रोमियम +3, 3 का साउंड आ रहा है, 3 का साउंड आ रहा है, T2G3 हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। कोबाल्ट +3 में एक्वस में स्टेबल क्यों? T2G6 फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, T2G6 फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। कैटालिटिकल प्रॉपर्टी शो करने के लिए क्या चाहिए? बोलो, लार्ज सरफेस एरिया, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या चाहिए? बोलो, चार्ज बाय साइज रेशियो ज्यादा एंड एम्प्टी डी ऑर्बिटल। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में बढ़िया कॉम्प्लेक्स कौन बनाता है? ओए 4D और 5D का सीरीज का साइज बराबर होता है, अनइक्वल होता है? बराबर होता है, ड्यू टू एक टर्म है, कौन सी? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कौन सी है? एसिडिक बिहेवियर ऑक्सीडाइजिंग स्टेट ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? ज्यादा। बेसिक में और एम्फोटेरिक में बीच वाली। इंटरस्टिशियल कंपाउंड केमिकली रिएक्टिव या इनर्ट? स्टिक्योमेट्रिक, नॉन स्टिक्योमेट्रिक? मेटालिक कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट नॉर्मल के साथ क्या रहती है? बराबर रहती है। जनरली हार्ड होते हैं। जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। मैग्नेटिक नेचर, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला √n/n+2bm। जो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट लिखा होता है उसका जो पहला डिजिट है वही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। वही नंबर ऑफ क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ आयो रे या नहीं आयो रे? नींद तो मैं आपकी उड़ा गया, आपको पता भी नहीं चला। बोलो हाँ या ना? ब्रेक चाहिए अब? चलिए, तो अभी हम लोग जो पार्ट कवर अप करेंगे इसमें हमने दो चीजें कवर करनी है। हमारे सिलेबस में दो कंपाउंड है, पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम परमैंगनेट। इनके कलर, इनकी प्रिपरेशन और इनका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर बेसिकली रेडॉक्स की बैलेंसिंग के अकॉर्डिंगली सेटअप रहेगा। कौन सा बिहेवियर? ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। किसके थ्रू हम लोग करेंगे? रेडॉक्स की बैलेंसिंग के थ्रू कवर अप कर जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पकड़ते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट को। बोलो कौन है? पीछे रिस्पॉन्ड करते रहो, विद इन शॉर्ट टाइम में आपका टॉपिक पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। पोटाशियम डाइक्रोमेट का कलर बोलो कौन सा होता है? ऑरेंज कलर की पीपीटी होती है। K2Cr2O7 फॉर्मूला याद करो। K2Cr2 कलर बोलो कौन सा है? सोडियम डाइक्रोमेट कलर, चाहे पोटाशियम की जगह सोडियम लगा दो, कलर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आयंस बैलेंस करते हैं, दैट्स इट। डाइक्रो में 2 क्रोमियम होते हैं। बच्चा फॉर्मूले में बड़ी गड़बड़ी करता है, तो मैं उन्हीं पॉइंट के ऊपर बात कर रहा हूं जहां पे बच्चा एरर करता है। सोडियम क्रोमेट में 2 क्रोमियम नहीं होंगे, क्रोमियम एक ही होगा। जब एक ही क्रोमियम होगा तो CrO4 वाली फील आएगी, बट सोडियम आगे 2 ही रहेंगे। तो फॉर्मूला क्या बन गया? Na2CrO4। क्या फॉर्मूला बना? दोबारा बोलो, Na2CrO4। कलर बोलो, सोडियम लगाओ, पोटेशियम लगाओ, वन इज द कौन सी ओर से अपन इसको तैयार करने वाले हैं? तो आंसर क्या है? फॉर्मूला पकड़ो, दोबारा बोलो, FeCr2O4। ये किससे बना है? ये आयरन के ऑक्साइड और क्रोमियम Cr2O3 का मिक्सचर होता है। अगर आप ऐसे याद करोगे तो आपको रिटेन रहेगा FeCr2O4। अब बच्चों की इसमें सिली एरर क्या होता है? किस में 2 लगाना है, किस में 2 नहीं लगाना है, तो फॉर्मूले गलत लिखते हैं। पहले तो क्रोमेट का फॉर्मूला पकड़ के चलें, CrO4 रहेगा, आगे 2 सोडियम रहेंगे। फिर डाइक्रोमेट का फॉर्मूला आपको याद है क्योंकि आपने बार बार पढ़ रखा है, Na2Cr2O7। तो सिर्फ याद करने वाला बचा के आपका क्रोमाइट
और। क्रोमाइट और का फॉर्मूला पकड़ो, क्या है? FeCr2O4। दोबारा बोलो, FeCr2O4। तो 2 का डबल कर दो, Cr2 है, O4 है, आगे Fe लगा दो। ठीक है जी। क्रोमाइट और आपके पास कौन सा सॉलिड होता है? ब्लैक कलर। चलो, सोडियम डाइक्रोमेट का कलर, सोडियम क्रोमेट का कलर, क्रोमाइट और का कलर, खत्म। अब देखो जी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पहले तो आपने लाइन बोलनी है, तब जाके समझ आनी है, नहीं तो समझ ही नहीं आनी है। लाइन क्या बोलनी है? बोलो मेरे साथ। क्रोमाइट से पहले बनेगा, क्रोमाइट और से पहले क्या बनेगा? क्रोमेट बोलना चाहिए उसको। क्या बोलना चाहिए? क्रोमेट। दोबारा बोलो, क्या बोलना चाहिए? क्रोमेट। दोबारा बोलो, क्रोमाइट से क्या बोलना चाहिए? क्रोमेट आएगा यहाँ पे। क्रोमेट से क्या आएगा? बोलो, एसिडिक की मीडियम में। कौन से मीडियम में? एसिडिक। ये लाइन याद करो, अपने आप याद होगा। बोलो, क्रोमाइट से, क्रोमेट से, मजा नहीं आया, दोबारा बोलो, क्रोमाइट से, क्रोमेट से, याद हो गया। क्रोमाइट और का फॉर्मूला FeCr2O4, O का डबल कर दिया, O4 हो गया, ब्लैक कलर का था। प्रिपरेशन करने के लिए सॉल्ट का यूज किया जाता है, ऑक्सीडाइज करने के लिए एयर ली जाती है, एयर के लिए O2 का यूज किया जाता है। सॉल्ट कौन सा यूज किया उसने? सोडियम कार्बोनेट, साथ में क्या लिखा? ऑक्सीजन। मैंने इसका कोड वर्ड याद कर लिया, 487। भाड़ में जाए, मैं कहा यार एक ही मेथड, 2 मेथड ऑफ प्रेपरेशन थे, मैं कहा मेरे से इतना सिर खपाया नहीं आता, 487 कोड वर्ड याद कर लिया। अगर इसका याद है, प्रोडक्ट इसको देख के मैं खुद ही बना लूंगा। बनाने के लिए सबसे पहले जब मैंने बेसिक सॉल्ट यूज करा, मैंने आपको पहले बोला क्रोमाइट से क्या बनेगा? बोलो, क्रोमेट। क्या बनेगा? तो सोडियम का क्रोमेट का फॉर्मूला आपने पहले याद करा दिया। क्या याद करा? Na2CrO4, Na2CrO4, Na2Cr याद कर गया। साथ में Fe वाला ऑक्साइड बनाता है, Fe2O3, साथ में कौन सी गैस निकल रही है? CO2। जब भी कार्बोनेट होता है देयर इज 100% चांसेस, अगर आप हीट उट करें तो कौन सी गैस निकले? CO2। Fe है, मेटल जब भी होता है, ऑक्सीजन है, तो भाई साहब उसका ऑक्साइड बनना ही बनना है। तो समझो ना हो क्या रहा है, आंखें बंद करके भी एक लिमिट तक ही रट्टा लग सकता है। मैंने क्या बोला? क्रोमाइट से क्रोमेट, क्रोमेट से डाइक्रोमेट। मेरे को रट्टा मारना मतलब बहुत मुश्किल, मैं तो जुगाड़ बना रखे हैं। क्रोमाइट से क्रोमेट, क्रोमेट से डाइक्रोमेट, क्रोमाइट का फॉर्मूला FeCr2O4, Na2CO3, 7 ऑक्सीजन, 7 O2 डाल दिया, 487 कोड वर्ड याद रखा। आयरन में ऑक्सीजन डालोगे Fe2O3 बनाएंगे, सोडियम कार्बोनेट है, CO2 निकलने के 100% चांसेस है। एक कंपाउंड मैंने आपको पहले याद करा दिया, क्रोमेट बनेगा, उसका फॉर्मूला भी आपको रिटेन करा गया। बोलो, Na2CrO4। उसका कलर भी याद करा गया, कौन से कलर का होता है? येलो। उसमें एसिड डाल दो। क्या डाल दो? एसिड। क्रोमेट किस में चला जाएगा? डाइक्रोमेट में चला जाएगा। क्रोमेट किस में चलेगा? और NaSO4 के साथ क्या बनाएगा? Na2SO4 प्लस साथ में क्या बनाएगा? पानी। मेरे को भाई साहब पोटाशियम चाहिए। क्या चाहिए? पोटाशियम चाहिए। तो मैंने KCl के साथ करा दिया, आयन एक्सचेंज हो गया। क्या हो गया? सोडियम क्या आ गया? पोटाशियम आ गया, और Na इधर चल गया, NaCl हो गया। रिएक्शन याद हो गया? हाँ, मेरे से बोलो, मैं 30 सेकंड में रिएक्शन बता रहा हूँ, बताओ जी। सोडियम डाइक्रोमेट कैसे बनाना है जी? मैं क्रोमाइट और लेके आओ, Na2CO3 लेके आओ, ऑक्सीजन लेके आओ, Fe वाला Fe2O3 में चला गया, क्रोमाइट वाला क्रोमेट में चला गया। क्रोमेट का फॉर्मूला Na2CrO4 प्लस साथ में क्या निकल रहा है? CO2। फिर मैंने एसिड डाला H2SO4, जो क्रोमेट था वो किस में चला गया? डाइक्रोमेट में, साथ में Na2SO4 प्लस पानी। मेरे को K चाहिए था, मैंने KCl के साथ आयन एक्सचेंज कर दिया, K2Cr2O7 प्लस NaCl निकल गया। अब बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आता है, सर वाई दिस स्टेप? तुसी इत्थे ही सोडियम की बजाय पोटाशियम यूज कर लो, इत्थे पोटाशियम डाइक्रोमेट बन जाना था। अगला स्टेप क्यों? एक्चुअली क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बेस्ड होता है कि ये थोड़ा ज्यादा सॉल्युबल होता है। सोडियम डाइक्रोमेट क्या होता है? थोड़ा ज्यादा सॉल्युबल होता है, इसलिए ज्यादा क्वांटिटी में निकाला जाता है, ज्यादा क्वांटिटी में निकाला जाता है, बाद में इसके PPT बनाए जाते हैं। आप चेक कर लो, नोट टका टका के लिखे। Na2CO3 इज प्रेफर्ड ओवर, ऊपर ही यूज कर लेते हैं आप पोटाशियम ही, ओवर दिस बिकॉज Na2Cr2 is highly as compared to, so that percentage yield become, ज्यादा से ज्यादा हमें निकालनी होती, घुल जाए, ज्यादा मिल जाए, बाद में K को उठा के सोडियम को उठा के K लगा देंगे। तो मतलब सिंपल सी बात थी, ये प्रेफर्ड इसलिए किया जाता है क्योंकि आगे जाके सोडियम डाइक्रोमेट बनाता है, वो ज़्यादा सॉल्युबल था। वो क्या था? ज़्यादा सॉल्युबल था। उसको बाद में हम लोग रिकवर मोड में ज़्यादा निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। लो जी, कभी भी क्वेश्चन आए, हीट देनी है, हीट से
कंपाउंड के पैरामीटर को अच्छे से समझने की कोशिश करो। हीट देने से इसका एक कंपाउंड जो डाइक्रोमेट है, डाइक्रोमेट हीट करने से क्रोमेट में जाएगा। किस में जाएगा? क्रोमेट का फॉर्मूला क्लियर हो गया, CrO4, आगे K2 लगा देना, K2CrO4। हीट करने से एक कॉमन कंपाउंड देगा, कौन सा वाला? Cr2O3। Cr2 हीट करने से O2 गैस लिबरेट होनी ही होनी है, ये पेट क्वेश्चन है। अगर मैं K2Cr2O7 को हीट करूंगा क्या क्या मिलेगा? डाइक्रोमेट को हीट करके क्या मिलेगा? बोलो क्रोमेट, कॉमन कंपाउंड Cr2O3 प्लस साथ में कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। दूसरा क्वेश्चन आता है इसका इफेक्ट ऑफ पीएच, वो हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं, उसमें ज़्यादा दिक्कत है नहीं है, आपने अभी पढ़ा। क्रोमेट में एसिड डालो, क्रोमेट में क्या डालो तो किस में चला जाएगा? इसमें बेस डालो, किस में चला जाएगा? रिकवर, रिवर्स होता है। क्रोमेट में एसिड डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट में बेस डालोगे तो क्रोमेट बनेगा। तो आप इसको इंटर एक्सचेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पीएच। तो बच्चों को याद, ये तो याद ही रहता है, क्रोमेट से डाइक्रोमेट एसिड की प्रेजेंस में होता है तो उल्टा कर दो। इसका कलर येलो होता है, इसका कलर क्या होता है? ऑरेंज। बात समझ गए? क्रोमाइल क्लोराइड अभी एनालिटिकल केमिस्ट्री में रहेगा, अभी ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर वैसे आप पढ़ना चाहते हो, अगर आपने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री करनी है तो उसमें ये KCl क्लोराइड के लिए क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट होता है। क्लोराइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है? NCERT में नहीं है, बट यहाँ पे ये लेड क्रोमेट बनाता है। क्या बनाता है? उसका कलर कौन सा आता है? येलो पिपेटी। बट ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप। किस में पढ़ोगे? केमिस्ट्री में। इतना याद रखो, क्रोमाइल क्लोराइड क्लोराइड के लिए टेस्ट होता है। किसके लिए टेस्ट होता है? क्लोराइड के लिए टेस्ट होता है। चलो अब आगे जी रेडॉक्स। रेडॉक्स सारा पोर्शन आपका रिकॉल कर रहा हूँ, बिल्कुल आराम से सुनना। मैंने आपको पहले बोला बड़ा लेंथी वाला नहीं है, बहुत शॉर्ट है। अगर आपने +1 में रेडॉक्स पढ़ा है तो आप फटाफट ही खा जाओगे, नहीं पढ़ा तो मैं हेल्प कर देता हूँ। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ K2Cr2O4 इन कौन सा मीडियम? K2Cr2O7 itself get reduced to किस में जाएगा? हमेशा याद करो यार, हमेशा किस में जाएगा? और दूसरों को ये क्या करेगा? बोलो Fe+2 को किस में लेके जाएगा? Tin+2 को किस में लेके जाएगा? NO2 नेगेटिव को किस में लेके जाएगा? नेगेटिव में। मेटल सल्फाइड को किस में लेके जाएगा? मेटल सल्फेट। H2S को किस में लेके जाएगा? ये याद रखना, बच्चों को बहुत गलत होते हैं। मेटल का सल्फाइड सल्फेट में जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर में जाती है। सल्फाइड को किस में लेके जाएगा? सल्फेट में। आयोडाइड को किस में लेके जाएगा? आयोडाइड में। अभी मैं आपको एक केस करा देता हूँ, बाकी आप खुद ब खुद बैलेंसिंग कर सकते हो। ये है रेडॉक्स की बैलेंसिंग। ये काम करता है एसिडिक मीडियम में। किस में काम करता है? मैं आपको हिंट बता देता हूँ क्या है। क्रोमियम है, ये आपको ऐसे दिया जाएगा, आपको ये पूरा करना पड़ेगा। ये पूरा करना पड़ेगा। आपको पता है एसिडिक मीडियम में Cr2 वाला किस में जाएगा? बोलो Cr+3 में। आगे आपने 2 लगाना है क्योंकि हम बैलेंस कर रहे हैं। आगे आपने क्या लगा देना है? 2। उसके बाद +2 तो आपने किस में ले जाना है? +3 में। बोलो हाँ या ना? अब देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? बोलो +6। 6 to the बोलो 12 होता है। कितना होता है? हमेशा बोलो ना 6 to the 12। इधर 3 to the 6, तो 12 में से 6 माइनस करोगे तो 6 आएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय कितना आ गया? इधर +2 से किस में गया? +3 में। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय कितना आ गया? 1 आ गया। इज इट ओके? फिर हम रेडॉक्स में क्या करते हैं? दोनों बड़ा हुआ और कम हुआ नंबर को क्या करते हैं? बराबर बनाते हैं। तो एक में 6 का चेंज आया, एक में कितने का चेंज आया? 1 का। 1 वाले को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 वाले को 1 से करेंगे। दोनों तरफ करनी होती है। तो इसको 1 से करेंगे तो 1 1 इधर सेम रहेगा। इसको 6 से करा, ये देखो 6 इधर आ गया और 6 इधर आ गया। बोलो हाँ या ना? उसके बाद मैंने आपको बताया कि कभी भी एसिडिक मीडियम आया है, O के लिए आपको लगाना होता है पानी। क्या लगाना होता है? और H के लिए आपको क्या लगाना होता है? दोबारा बोलो। O के लिए पानी, H के लिए H+, O के लिए पानी, H के लिए। अरे हो गया ये तो। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने थे बोलो? तो पानी कितने लगाऊंगा? 7। अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 14। इधर क्या लगा गया? एक H+ आगे था, या सीधे ही आगे कर देते, इसके आगे सीधा 14 लगा देते तब भी सही है। आप 13 लगा के बाद में प्लस करके लिखना चाहते हो तब भी सही है। वन इन द सेम थिंग। क्या आपको समझ आया? एक एग्जांपल और करा दो। चलिए लो जी, खत्म हो गया इसके ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। लो बोलो ये फिक्स है, +6 से किस में जाएगा? +3 में। इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कितना आ रहा है? 6 आना है। ये तो फिक्स ही कर लो। ये तो क्या कर लो? फिक्स ही कर लो। ये तो कोई लफड़ा है ही नहीं है। डाइक्रोमेट +3, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर टोटल डिक्रीज 6 जाएगा। ये -2 है और इसके ऊपर कितना है? 0। तो कितने का इंक्रीज हो गया? 2 का। एक में 6 का और एक में 2 का। दोनों को 6 बनाना है तो क्या करूं? इसको 2 वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 3 से, कि 6 बन जाए।
ये तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको 6 से इसको 2 से थोड़ा लेंथ ही चला जाएगा। तो कोई कॉमन पैरामीटर है जैसे दोनों नंबर क्या बन जाते हैं, सेम हो जाते हैं। या हम ऐसे करते हैं, या हम ऐसे सोचते हैं 6 है 2 है, डिवाइड कर दो, ये 1 आ गया, ये कितना आ गया 3। अब 3 वाले को इस 1 वाले को 3 बनाएंगे और 3 वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ही बात है, समझ गए। अब जैसे मल्टीप्लाई करा, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, उसके बाद बारी आ गई ऑक्सीजन की। बोलो कितने ऑक्सीजन है, 7 क्या लगा गया, हाइड्रोजन कितने आ गए 14, आगे देखो 14 नंबर लगा गया। रिएक्शन क्या होगी, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है ही नहीं है। अब लो जी क्या कह गया, अब ये केमिकल बॉन्डिंग बोल गया, कहता है जी स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, क्या स्ट्रक्चर है बोलो, और CrO4। कुछ नहीं करना, जब भी 2 क्रोमियम होते हैं इक्वली बांटो, क्रोमियम क्रोमियम। 7 ऑक्सीजन पहले 3-3 बांट दो। 2 नेगेटिव है, जो नेगेटिव वाला होता है लाइफ में याद रखना सिंगल बॉन्ड बनाता है, क्या बनाता है, ये भी नेगेटिव वाला कौन सा बॉन्ड बनाएगा, बाकी कौन से बॉन्ड बनाएंगे, डबल। इसमें एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है, ये ऑक्सीजन नाराज हो गया, कहता मेरे ना नेगेटिव बनाओ, मेरे ना डबल बॉन्ड क्यों बनाया, कहता तेरे ना बना देते हैं, इसी को बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, ये सिंगल कभी इसका कभी इसका, इसका मतलब सारे बॉन्ड एक जैसे हैं, ये सारे बॉन्ड एक जैसे हैं, ना डबल है ना सिंगल है, ना डबल है ना डबल है ना सिंगल, इधर भी ये ना डबल है ना सिंगल है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रही है, कभी ये ऑक्सीजन इसके साथ सिंगल बना रहा है, कभी इसके साथ सिंगल बना रहा है। तो इसको बोलते हैं इसमें 6 CrO बॉन्ड एक जैसे हैं, 6 CrO बॉन्ड एक जैसे हैं। MCQ में क्वेश्चन आ चुका है। ड्यू टू रेजोनेंस CrO टाइप कितने हैं बोलो, 6 इक्विवेलेंट, कितने हैं। अब इसमें कोई रेजोनेंस नहीं हो रही, ये वाले में और ये वाले में कोई रेजोनेंस, ये दोनों का नेचर एक जैसा है, तो 2 CrO सेकंड टाइप के 2 इक्विवेलेंट है। तो उसमें पूछा जाता है CR और O कितने टाइप के इक्विवेलेंट अवेलेबल है, तो आप बोलोगे 6 एक प्रकार के हैं और 2 एक प्रकार के हैं। समझ आया, क्योंकि इनकी सभी की बॉन्ड लेंथ 6 की एक जैसी है, इन दोनों की बॉन्ड लेंथ एक जैसी है। इन 6 की एक जैसी क्यों हुई, क्योंकि इनमें क्या होगी, रेजोनेंस, इनमें क्या होगी, रेजोनेंस। तो 3 और 3 6 का CrO का बॉन्ड लेंथ एक जैसा है, और जो ये CR इनका बॉन्ड लेंथ अलग है, इनसे अलग है, तो वो 2 CrO हो गए। क्लियर हो गया, चलिए हाइब्रिडाइजेशन आप कभी सुनोगे, आपने कभी सुनी नहीं ये वाली हाइब्रिडाइजेशन, कौन सी सन आ गया मैं, बच्चा कहता मैंने तो कभी सुनी नहीं। लॉजिक बताओ, आप जब बोलते हो sp3 क्या बोलते हो, उसमें एक S होता है और P के कितने होते हैं, 3 होते हैं। इसमें क्रोमियम है, कौन है, क्रोमियम में सारे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, D में होते हैं, किस में होते हैं, D में, इसलिए D में है। S तो आना ही है, वैसे तो आप इसका हाइब्रिडेशन कई बुक में बोला कि आप इसको sp3 बोल सकते हो, sp3 बोल सकते हो क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। बट अगर आप इसका VBD बनाओगे, क्या बनाओगे, तो इसमें P है ही नहीं, इसमें क्या है, D है। आप बोलो ना इसमें P है ही नहीं, इसमें क्या है, इसलिए इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, D3S। क्या हो गया, D3S। दोबारा बोलो क्या हो गया, D3S। चलिए सीधा याद कराया, टेट्राहेड्रल sp3 होना चाहिए था सर, इसमें तो P है ही नहीं, तो मैं P को D लिख गया, D3S, याद ही हो गया। ओके जी, लो जी, एक मेथड में करा भी गया, एक ही बचा बस। पीछे क्या पढ़ाया मैंने आप लोगों को, पोटाशियम प्रेपरेशन, क्रोमाइट से बोलो, क्रोमेट, क्रोमेट से मजा नहीं है, दोबारा बोलो, क्रोमाइट से, क्रोमेट से, डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज, क्रोमेट का कलर K2Cr2O7 को हीट करेंगे तो क्रोमेट बनेगा, Cr2O3 कॉमन कंपाउंड बनेगा, साथ में ऑक्सीजन गैस मिलेगी। पीएच का चेंज, क्रोमेट में एसिड डालो डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट में बेस डालो क्रोमेट। ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही शो करता है, और किसी मीडियम में शो, +6 से किस में जाता है, +3 में जाता है, और Fe+2 को किस में फेंकता है, +3 में। टिन +2 को किस में फेंकता है, टिन +4 में। H2S को किस में फेंकता है, सल्फर में, सल्फर में, किस में, सल्फर। लो जी, क्या लिखा मैंने, प्रेपरेशन ऑफ KMnO4 का खुद का कलर देखो, पिंक या पर्पल बोल सकते हो। अब यहाँ पे भी पंगा रहता है, इसका नाम है पोटाशियम, इसका नाम क्या, पोटाशियम पर मैग्नेट, पर लगे हैं, पर, तो पर लगे हैं तो पिंक आएगा, पर है। अपन क्या है, क्योंकि भूलना आप लोगों ने,
अब इसका पर मैंने काट दिया तो क्या बन गया, पोटाशियम मैग्नेट। मतलब एक पोटाशियम आपने काट दिया, मतलब आप देखो इसमें एक पोटाशियम ज्यादा था, इसमें क्या आ गया, K2 आ गया, काटा नहीं है, ऐड अप हो गया। अब ये बच्चों को लिखने में क्या आती है, दिक्कत आती है, उसको समझ नहीं आता KMnO4 K2MnO4। दोबारा बोलो, एक होता है KMnO4, क्या होता है KMnO4 का मतलब क्या था, पोटाशियम पर मैग्नेट, कलर कौन सा था, पिंक। एक होता है पोटाशियम मैग्नेट, उसका फॉर्मूला बोलो K2MnO4। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +7। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट कितने होते हैं, +6। काटना मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट एक कम करना, 7 से 6 लेके आना। वो कब पॉसिबल है, जब पोटाशियम 2 लग जाएंगे। अब एक और होती है, क्या नाम है इसका, पायरोल्यूसाइट। और कौन सा कलर है इसका, ब्लैक। चलो 3 कंपाउंड पढ़ा है। KMnO4 का कलर पिंक, K2MnO4 का कलर, MnO2 का कलर करेक्ट। अब देखो सेम मेथड फॉलो करेंगे, कोई ज्यादा लफड़ा है नहीं है। देखो क्या है, पायरोलोसाइट और ली जाएगी, वहां पे सॉल्ट लिया था Na2CO3, यहाँ पे बेस लेंगे KOH। क्या लेंगे, बस इसमें एक चीज, वहां पे Na2CO3 लिया, यहाँ पे क्या लिया KOH, बाकी सब कुछ सेम है। उसमें और ली क्रोमाइट और इसमें ली पायरोल्यूसाइट। और कौन सी ली, MnO2 प्लस KOH प्लस साथ में क्या लिया, ऑक्सीजन। पहले हमेशा ही, पहले सीधा ही मैग्नेट नहीं बनेगा, पहले पर मैग्नेट नहीं बनेगा, पहले क्या बनेगा, मैग्नेट। वहां पे जैसे पहले डाइक्रोमेट सीधा नहीं बनता था, पहले क्या बनता था, क्रोमेट, फिर क्या बनता था, डाइक्रोमेट। इसमें पहले क्या बनना है, मैग्नेट। देखो पोटाशियम मैग्नेट, कलर बोलो कौन सा है, फिर इसमें एसिड डालूंगा, क्या डालूंगा, तो मैग्नेट वाला किस में चला जाएगा, पर मैग्नेट, प्लस साथ में किस में जाता है, MnO2 में। देखो इसके नीचे मैंने शब्द लिख दिया, क्या लिखा, डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब होता है प्लस, एक ही एलिमेंट है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। ये रिएक्शन बहुत खास है, रिएक्शन में रिकॉल करा रहा हूँ। पोटाशियम मैग्नेट, दोबारा बोलो, पोटाशियम फॉर्मूला MnO4 नेगेटिव, MnO4 एसिड डालोगे तो वो किस में जाएगा, MnO4 नेगेटिव प्लस MnO2 में जाएगा। तो इसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, तो इससे आपका ये मैग्नेट आ गया और इसका कलर पिंक हो जाएगा। क्लियर है। ऑल्टरनेट मेथड लिखा है, ऑक्सीडेशन करा दो, क्या करा दो, ये देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करा दो, तब भी सही है। वन इन द सेम थिंग, लॉजिक, बस थोड़ा सा और लॉजिक। क्या आ गया, प्रॉपर्टीज, क्या आ गया, सिमिलर तरह एक्ट करो तब याद होगा। जब उसको हीट करा था K2Cr2O7 को, तो डाइक्रोमेट से क्रोमेट मिला था। इसको हीट करेंगे तो पोटाशियम परमैंगनेट से क्या मिलेगा, मैग्नेट। उसमें कॉमन कंपाउंड था Cr2O3, इसमें कॉमन कंपाउंड है MnO2। उसमें ऑक्सीजन गैस निकलती थी, इसमें भी कौन सी गैस निकलती है, याद हो गया, बोलो हाँ या ना। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, कौन सा नेचर, लॉ। एसिडिक मीडियम में भाई साहब अपने आपको +2 में लेके जाते हैं, किस में लेके जाते हैं, और दूसरों को सेम तरह ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे +2 से +3, आयोडाइड से NO2 नेगेटिव से NO3। ये सारा काम ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। इसको मैं सीधा बैलेंसिंग भी कर सकता हूँ, डिट्टो सेम है। बस एक चीज याद रखना, अगर कंपटीशन में जा रहे हो, इसको बोलते हैं ऑक्सालेट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हो, ये CO2 में भेजता है उसको, किस में भेजता है, एक होता है आयरन ऑक्सालेट। इसमें बच्चा गलती करता है, देखो इसमें टोटल होता है प्लस, अगर हम चलेंगे 2x एंड +3 और इधर +4, तो टोटल चेंज 2 का होता है, क्योंकि 3 to the 6 4 to the 8 2 का चेंज होता है। इसमें बच्चा फंसता है, ये कॉम्पिटिटिव के लिए है। ये है आयरन ऑक्सालेट, क्या है, इसमें 2 सब्सटेंसेस की ऑक्सीडेशन हो रही है। +2 से किस में गया, +3, और इधर +3 से किस में गया, तो इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर, 1 इसकी वजह से बढ़ा, 2 इसकी वजह से बढ़ा, तो ऑक्सीडेशन नंबर टोटल कितना इंक्रीज हुआ इसमें, 3। ये याद रखना है इसमें, बहुत अच्छा पॉइंट है ये वाला। कल्ला ऑक्सालेट हो, ऑक्सीडेशन नंबर 2 बढ़ता है, अगर आयरन ऑक्सालेट हो तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 बढ़ता है, क्योंकि आयरन फेरस से फेरिक जाता है और ऑक्सालेट से कार्बन डाइऑक्साइड में जा रहा था। अगला देखो, कौन सा मीडियम बोला, न्यूट्रल मीडियम में MnO4 नेगेटिव किस में जाता है, दोबारा बोलो, एसिडिक मीडियम में किस में जाता है, Mn+2 में। न्यूट्रल मीडियम में किस में जा रहा था, MnO2 में गया था। न्यूट्रल मीडियम में इसको बोलते हैं स्लाइटली, कौन सा मीडियम, आयोडाइड। सबसे स्टार पॉइंट, आयोडाइड को किस में भेजा जा रहा है, आयोडिक एसिड। दोबारा बोलो, आयोडाइड को किस में भेजा जा रहा है, आयोडिक एसिड का फॉर्मूला पकड़ो, क्या है, I
NaOH और थायोसल्फेट को किस में भेजा जा रहा है? सल्फेट में। किस में भेजा जा रहा है? न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में उसका एक्शन थोड़ा अलग होता है। आयोडाइड को आयोडीन में नहीं भेजा जा रहा, आयोडाइड को किस में भेजा जा रहा है? आयोडिक एसिड में। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। एसिडिक मीडियम में आयोडाइड आयोडीन में जाता है, न्यूट्रल अल्कलाइन मीडियम में आयोडाइड आयोडिक एसिड में जाता है। सबसे खतरनाक पॉइंट है, ध्यान रखना। कौन सा मीडियम? खुद ये किस में जाता है? MnO4 नेगेटिव। द्वारा बोलो किस में जाता है? Mn शॉर्ट में। न्यूट्रल एसिडिक मीडियम में किस में जाएगा? Mn+2 में। न्यूट्रल में किस में जाएगा? MnO2 में। अल्कलाइन मीडियम में किस में जाएगा? MnO4 नेगेटिव में। बाकी एक्शन सेम है। अगर आप एसिडिक मीडियम की बात करोगे, किसकी बात करोगे? बिल्कुल डिट्टो सेम, कोई भी फर्क नहीं है। आप चेक कर लो, लीजिए ये +7 है। कितना है? बोलो पीछे क्या है? ये कितना है? कितने का चेंज? 5। इसके ऊपर चार्ज निकालो, कितना है? x माइनस +3 कितना आ गया? और इसके ऊपर कितना आ गया? +5। कितने का चेंज? 2 का। एक में 5 का चेंज आ रहा है, एक में किसका आ रहा है? 5 वाले को किससे मल्टीप्लाई करें? और 2 वाले को कर दिया, हो गया। उसके बाद किसकी बारी? ऑक्सीजन की। किसकी? ऑक्सीजन के लिए क्या लगाना है? और H के लिए क्या लगाना है? रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। सिंपल, जो हमने पीछे करा। करेक्ट। आपको जो एक मेथड सिखाना है वो मैं आपको बता देता हूं, ये ध्यान से समझ लीजिए प्यारे बच्चों। कौन सा मीडियम? लास्ट है ये, इसके बाद थोड़ा सी थ्योरी है, बस खत्म। कौन सा मीडियम? MnO4 नेगेटिव किस में जाएगा? आयोडाइड को किस में भेजेगा? आयोडिक एसिड। बात समझ आई या नहीं आई? सब कुछ सेम है, बस आपको एक जगह पे ध्यान रखना है। जब मीडियम आए बेसिक, क्या है? बेसिक। तो मैं बच्चों को सिखाता हूं, O को सेट करने के लिए क्या लगाया जाता है? बोलो। पुराने तक सेम था। पंगा कहां पे आता है? सिर्फ H पे। H को बैलेंस करने के लिए पहले पानी लगाए जाएंगे। क्या लगाए जाएंगे? आप दोबारा गलती करते हो। H को बैलेंस करने के लिए डायरेक्ट H+ नहीं लगाना, डायरेक्ट OH- नहीं लगाना। पहले क्या लगाना है आपने? पानी। अगर H1 कम है 1 पानी, H2 कम है 2 पानी, H3 कम है 3 पानी। दूसरी साइड पे बिना कुछ सोचे समझे उतने ही OH नेगेटिव ऑपोजिट साइड पे लगा दो। कौन सी साइड पे लगा दो? दोबारा O को बैलेंस करने के लिए पानी, H को बैलेंस करने के लिए दोबारा पानी, और जितने पानी H को बैलेंस करने के लिए लगाए उतने OH नेगेटिव दूसरी साइड पे अपने आप ऑटोमेटिकली लगा दो। मैं बता देता हूं कैसे। एग्जाम्पल के तौर पे अपना यहाँ तक सारा सिस्टम ओके हो चुका है। इसको मैं यहाँ तक अपना ओके है, आप चेक कर लो। यहाँ पे ऑक्सीजन देखो कितने? 4 to the 8। इधर कितने? 2 to the 4 + 3 7। इधर 7 ऑक्सीजन है, इधर कितने थे? 8। इधर एक कम था, तो एक क्या लगाया मैंने? पानी लगाया। बोलो हाँ या ना? अब बारी किसकी आई? ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। बारी किसकी आई? हाइड्रोजन। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या लगाना है मैंने? पानी। 2 ही पानी लगाऊंगा, लगा दिया। जितने पानी हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए लगाए उतने ही OH दूसरी साइड पे लगा दिया। बाद में कटा कटाई कर लेना। बाद में क्या कर लेना? कटा कटाई। 2 पानी इधर 1 पानी इधर, इसको इधर ले जाना, सेटिंग हो जाएगा, अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो दिस इज अल्कलाइन मीडियम में हम ऐसे बैलेंसिंग करते हैं। बाकी सब कुछ रूट क्या होने वाला है? से। सबसे खतरनाक क्वेश्चन, ओए होए होए, सबसे खतरनाक क्वेश्चन, हाय हाय हाय, लो ओए होए होए, सुन लो। सबसे खतरनाक क्वेश्चन, बस 5 मिनट, 5 क्या 2-3 मिनट का खेल रह गया। अरे देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग KMnO4 टाइट्रेशन वी डू नॉट यूज एज वाई। मेरी बात ध्यान से सुन लो। अपन टाइट्रेशन कर रहे थे KMnO4, क्या कर रहे थे? वर्सेस ये एसिडिक मीडियम में किस में जाएगा? बोलो Mn+2 में। किस में जाएगा? ये किस में जाएगा? सल्फर में। किस में जाएगा? ये इसको सल्फर में भेजेगा। बोलो हाँ या ना? इसलिए एसिड HCl यूज नहीं करना। क्यों? ये भाई साहब क्लोराइड को भी लगा देगा क्लोरीन में चेंज करने में। आपको ये समझ नहीं आती। आप लेबोरेटरी में जाते हो, टैप खोलते हो, KMnO4 निकलता है, वो चीजों को ऑक्सीडाइज कर रहा है।
अगर आपने HCl डाल दिया तो KMnO4 की क्वांटिटी HCl के साथ भी लगी रहेगी, आप एंड पॉइंट पर तक पहुंच, इसलिए हमें एसिडिक मीडियम वो यूज करना है जिसको KMnO4 ऑक्सीडाइज ना कर पाए। हमें एसिडिक मीडियम वो यूज करना है जिसको KMnO4 ऑक्सीडाइज ना कर पाए। तो सबसे बढ़िया H2SO4 क्या है? H2SO4। अरे H2SO4 इसलिए यूज कर देते हैं क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? इस माई के लाल में इतना दम नहीं है कि इसको ऑक्सीडाइज कर पाए। ये ऑलरेडी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पे है? +6 पे है। आप और क्या यूज कर सकते थे? CO2, इसकी ऑलरेडी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? +4। आप इसको फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, इसलिए इन एसिड का यूज किया जा सकता है। H2SO4 बेटर यूज कर लो, या कार्बन डाइऑक्साइड का H2CO3 यूज कर लो, बाई कार्बोनिक एसिड। क्या यूज कर लो? बाई। बात समझ आई नहीं समझ आई? लास्ट कहता है कि आज ही अब ये मेरे को लैब वाला मेथड दो। कौन सा मेथड दो? मजा नहीं आया? कौन सा मेथड दो? बच्चा कहता है सर मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ रहा हूं, मेरे को इतनी समझ आए कि ऑक्सीडेशन होनी चाहिए, साथ वाले की क्या होनी चाहिए? मैं बच्चे को फंसा देता हूँ, बच्चा वाइवा के लिए आता है, मैं क्या बच्चे मैंने एक रिएक्शन लिखी है, कहता हाँ जी सर लिखी है। मैंने कहा इसके ऊपर चार्ज कितना? कहता +2। मैं क्या इसके ऊपर चार्ज कितना है? मैं क्या बहुत इसकी क्या हुई? कहता सर ऑक्सीडेशन हुई। क्या हुई? मैं क्या बच्चे सल्फर के ऊपर चार्ज कितना है? कहता +6। मैं क्या बहुत इत्थे कितना है? कहता +6। मैं क्या बहुत की होया? कहता सर कुछ नहीं होया। मैं दिख खींच के, मैं क्या ऑक्सीडेशन कभी रिडक्शन के बिना हो सकती है? कहता नहीं। मैं क्या फिर ये रिएक्शन में कुछ गड़बड़ है? मैं क्या ढूंढो। कहता सर समझ नहीं आ रहा। मैं क्या पुत इसको बोलते हैं, इसके अंदर पेरोक्साइड होता है। क्या होता है? क्या होता है इसके अंदर? और इसमें सल्फर के साथ O इसकी लिंकेज होती है, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज होता है। क्या होता है? और इधर क्या होता है? ऑक्साइड होता है। क्या होता है? तो -1 से किस में चला गए? -2 में। तो इसकी क्या होगी बोलो? क्या होगी? रिडक्शन। बोलो हाँ या ना? तो लेबोरेटरी मेथड में सबसे बढ़िया क्या है? Mn+2 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बोलो? H2OA 2 नेगेटिव। इसका एक ही काम है सल्फेट में जाना, बात ही खत्म करो। इसका एक ही काम है। और मैं बच्चों को मजाक करता हूँ, सल्फेट के पैरों में कैसे याद करा था? घुंघरू डलवा दो 2 के, 2 से नीचे पैरों में ले जाओ, S के नीचे 2 ले जाओ, O के नीचे 8 ले जाओ, ये बन जाता है। ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल है। बोलो हाँ या ना? लाइफ में H2OA 2 नेगेटिव किस में जाएगा बोलो? सल्फेट में जाएगा। Mn+2 है, किस में चला गया? MnO4। ये कौन सा मेथड है? लेबोरेटरी मेथड। बट इसमें सबसे बढ़िया वाली बात कौन सी है? इसके अंदर क्या है बोलो? पेरोक्साइड। पेरोक्साइड से किस में जा रहा है? ऑक्साइड में। उसके वाया ये रिडक्शन हो रहा है। बोलो हाँ या ना? और देख लो, सोच लो, समझ आया नहीं समझ आया? अरे शॉर्ट कहानी पढ़ी क्या? हमने पढ़ा आज क्रोमाइट, और क्या पढ़ा? फॉर्मूला ठोको, कौन सा होता है? FeCr2 डबल मारो O का 4। क्रोमाइट से बनता है क्रोमेट। क्या बनता है? कलर बोलो कौन सा था? येलो। क्रोमेट से बनता था डाइक्रोमेट। कलर बोलो। क्रोमेट से डाइक्रोमेट जाना एसिडिक मीडियम। कौन सा मीडियम? रिवर्स से जाना कौन सा मीडियम? K2Cr2O7 को हीट करोगे, K2Cr2O7 को हीट करोगे तो डाइक्रोमेट से बनेगा क्रोमेट। कॉमन कंपाउंड कौन सा था? Cr2O3। कौन सी गैस निकल रही थी? एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 किस में जाता है बोलो? Cr+3 में। किस में जाता है? अरे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में पानी लगाते हैं, H को बैलेंस करने के लिए क्या लगाते हैं? H+ लगाते हैं। बोलो हाँ या ना? नहीं समझ आया? ओ KMnO4 का कलर कौन सा था? पिंक, पर्पल, D0 था। क्या था? D। थ्योरी बताओ कौन सा जो कलर एक्सप्लेन करती है? बोलो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। बोलो कौन सी? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। और ये KMnO4 तीनों मीडियम में काम करता है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। एसिडिक में किस में जाता है बोलो? +2 में। किस में जाता है? +2। न्यूट्रल में किस में जाता है बोलो? MnO2 में। किस में जाता है? MnO2। और अल्कलाइन मीडियम में किस में जाता है? MnO4 नेगेटिव में। एसिडिक मीडियम में ये भाई साहब आयोडाइड को चोरी चोरी किस में ले जाते हैं? आयोडीन में। और अल्कलाइन मीडियम में हेरा फेरी करते हैं, आयोडीन नहीं लेके जाते, क्या लेके जाते हैं? आयोडिक एसिड लेके जाते हैं। ड्यूरिंग टाइट्रेशन, KMnO4 की K2Cr2O7 की टाइट्रेशन में कभी भी HCl का यूज नहीं तो KMnO4 दूसरों को ऑक्सीडाइज करने के बजाय बेचारा HCl को ऑक्सीडाइज करना चालू कर देता। बोलो हाँ या ना? तो आप ब्यूरेट से वैल्यू निकालोगे तो KMnO4 की वैल्यू ज्यादा लग रही है, तो आपके पास एक्यूरेट रिजल्ट
हाँ या ना? KMNO4 का हाइब्रिडाइजेशन D3N, कई बुक में लिखा है sp3, दोनों एक्सेप्टेबल है, दोनों क्या है? अगर D3S ऑप्शन नहीं है तो कौन सा टिक मारोगे? पोटाशियम डाइक्रोमेट में Cr दो थे, O थे, O इसमें रेजोनेंस हो रहा था, क्या हो रहा था? इसमें इन सभी की बॉन्ड लेंथ कैसी थी? एक जैसी। जो बीच वाली थी रेजोनेंस नहीं हो रहा था, उनकी बॉन्ड लेंथ क्या थी? एक जैसी थी। तो कितने टाइप के बॉन्ड थे? 2 प्रकार के। बोलो हाँ या ना? समझ आया नहीं आया? कैसा लगा डी ब्लॉग?